तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने सॉलिड ज्योमेट्री के एक कंप्लीट वीडियो मैंने दिया था। उस कंप्लीट वीडियो पे काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस आया। 1.7K के अराउंड उस पर व्यूज़ भी हैं। एंड आई थिंक कि मतलब 100+ उसमें यहाँ पे लाइक्स वगैरह भी हैं। और काफ़ी लोगों का अच्छा कमेंट आया कि हाँ सर, आपने शॉर्ट वीडियो जो दिया वो काफ़ी कमाल का था। तो मैंने एक और शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रखी है, जिस पे हम बात करेंगे यहाँ पे लास्ट वाले चैप्टर, जिसमें हम लोग बात करते हैं बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो कि फोरियर सीरीज के। और मैं बता दूं कि फोरियर सीरीज में खासियत क्या है कि हर साल मतलब कि प्रत्येक ईयर जो है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके पास फिक्स आ ही रहे हैं इस फोरियर सीरीज से। तो आज हम फोरियर सीरीज को कंप्लीट 1 से 2 घंटे के अंदर में कंप्लीट कर लेंगे। और 1 से 2 घंटे में आपके प्रत्येक साल जो पूछे जा रहे हैं 1 से 2 मार्क के क्वेश्चन, वो 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। एकदम 110% आप कंफर्म कर लो कि ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बनेंगे। और इस क्वेश्चन को करने के लिए मात्र मैं बताता हूँ कि अगर फोरियर सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे प्रीवियस में पूछेगा, अगर उस तरीके से पूछेगा तो मात्र आपको 30 सेकंड, हाँ जी है गाइस, आप सही सुन रहे हो, मात्र 30 सेकंड लगने वाले हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। फोरियर सीरीज के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि देख सकते हो कि अभी आ चुका हूँ आपका ये PYQ है मेरे पास। जितने भी PYQ आप सारे का सारे यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे मैं रैंडम यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं 2000 किधर गया, ये 2015 का 16 का, मैं 16 का ही मान लेता हूँ, 2016 का यहाँ पे PYQ निकालता हूँ। तो जैसे 2016 में PYQ आप जैसे देखोगे तो फर्स्ट वाला यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 50 नंबर के एक क्वेश्चन पूछे गए, जो कि यहाँ पे क्या जा रहा है कि फोरियर सीरीज से पूछे गई है। और इसका अपने को समेशन पूछी गई है। एक्चुअली मैं इसका समेशन मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। बस देखना है क्वेश्चन को और आंसर टिक कर देंगे। कैसे आप लोग भी कर सकते हो अभी हम समझेंगे थोड़ा देर में। आइए चलिए कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अभी मैंने आपको 2016 का क्वेश्चन उठाया था, अब मैं 2019 का उठा कर दिखाना चाहूँगा। देखिए 2019 में भी कैसे क्वेश्चन पूछे गए। आइए ज़रा देखते हैं फोरियर सीरीज के क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। तो चलो भाई निकल जाओ, फोरियर सीरीज किधर हो, किधर छिप के बैठे हो, आ जाओ ज़रा बाहर निकल के आ जाओ। चलो ये देखो फोरियर सीरीज के 37 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि यहाँ पे इसका आपका सीरीज दे रखा है, इसका आपसे पूछा गया आंसर। तो इसका भी मैं डायरेक्टली आंसर बता सकता हूँ, यहाँ पे 5/4 होगा। कैसे मैं बस देख रहा हूँ फोरियर सीरीज को और कैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे टिक कर दे रहा हूँ विद इन 10 सेकंड बोल सकते हो या 30 सेकंड मैक्सिमम बोल सकते हो। इतने सेकंड में आपको ये सीरीज देखनी है और यहाँ पे आंसर टिक कर देना है। कैसे आप कर सकते हो, इतना जादू कैसे। मैं 2018 का भी एक बार क्वेश्चन आपके सामने ओपन करना चाहूँगा। देखिए 2018 में ये कितना नंबर का क्वेश्चन था, आई थिंक कि फोरियर सीरीज में भी पूछा गया था। यस, देखिए फोरियर सीरीज यहाँ भी दे रखा गया। 47 नंबर पूछा गया फोरियर सीरीज। यहाँ पे फोरियर सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे फोरियर सीरीज इतना का आपका समेशन यहाँ पे पूछा गया है, 10 शाम पूछा गया। इसका भी अगर आप सोल्यूशन देखना चाहो तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 5/4 हो जाएगा इसका आंसर। कैसे मैं ट्रिक लगा रहा हूँ, कैसे मैं चीज़ों को कर रहा हूँ, चलिए आइए अब हम पूरा डिटेल्स में बात करते हैं कि कैसे फोरियर सीरीज के क्वेश्चन को एज ए ट्रिकली हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एज वी ऑलवेज नो दैट कि हम सिलेबस को उठाते हैं और सिलेबस में देखते हैं कैसे पढ़नी है। सेम उसी सीक्वेंस में आपको चीज़ें मिलती है मेरे पास। तो वीडियो को अभी से लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, काफ़ी मज़ा आने वाला रहेगा। तो फोरियर सीरीज में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि कन्वर्जेंस क्या है, ठीक ना। और यहाँ पर डेलेस कंडीशन क्या है, वो हाफ रेंज सीरीज क्या है, फुल रेंज सीरीज क्या है, काफ़ी सारा चीज़ यहाँ पे देखेंगे। तो फोरियर सीरीज जो है कि काफ़ी छोटा सा चैप्टर है। तो इस छोटे से चैप्टर को हम कोशिश करेंगे कि 1 से 2 घंटे में निपटा देंगे। और आपको जितने भी PYQ पूछे गए सारे PYQ विद इन 13 सेकेंड आपको सॉल्व करने का एक ट्रिक बता दें। तो चलिए आइए फोरियर सीरीज की शुरुआत करते हैं। ये पूरा चीज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे, एकदम D2 सिलेबस आप कवर कर लोगे। तो चलिए आइए हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो फोरियर सीरीज को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको समझा देना चाहूँगा कि फोरियर सीरीज एक्चुअल में है क्या, फोरियर सीरीज कहेंगे किसे, और फोरियर सीरीज के एक्चुअल में ज़रूरत क्यों पड़ी। हम सारा चीज़ यहाँ पे कवर करेंगे 1 बाय 1 करके। बेसिक्स टू एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करेंगे, तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फोरियर सीरीज लिखा हुआ है। फोरियर सीरीज का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि ए सीरीज वेयर ईच टर्म्स एंड एवरी टर्म्स आर आइदर द साइन और कॉस। बस सिंपल सा मतलब है फोरियर सीरीज में या तो ईच एंड एवरी टर्म साइन के होना चाहिए था, या तो ईच एंड एवरी टर्म कॉस के होना चाहिए था, या तो दोनों हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम मेरे को। उसको हम लोग पे बेसिकली फोरियर सीरीज बोलते हैं, ठीक ना। इज कॉल्ड द फोरियर सीरीज। अब फोरियर सीरीज में मैंने बोला कि साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन के सीरीज ही रहेंगे।
एंड सीरीज का मतलब आप लोग हमेशा से ध्यान रखना कि सीरीज का मतलब हमेशा से होता है समेशन का मतलब। सीरीज दैट मीन्स कि आप याद रखना कि समेशन होती है। एंड एक होती है सीक्वेंस। सीक्वेंस में हमारे पास जैसे 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, ये सेपरेटेड बाई कॉमा होती है। इसको हम यहाँ पे एक्चुअल में सीरीज बोलते हैं। एक्चुअल में सॉरी यहाँ पे सीक्वेंस बोलते हैं, सॉरी सीक्वेंस बोलते हैं। और ये जो सीरीज होती है ना, सीरीज को हमेशा हम समेशन से डिनोट करते हैं। तो एक्चुअल में जब फोरियर यहाँ पे सीरीज लिखी हुई है, इसका मतलब समझना सिंपल, सीरीज मतलब कि समेशन में चीज़ें रहेंगी एंड कॉस और साइन की टर्म में रहेंगी, तो उसको हम यहाँ पे फोरियर बोलेंगे। तो इसका मतलब समझ गया। तो हमने बोला कि पहला जो टर्म लेते हैं, मान लीजिए कि इसका कोफिशिएंट कोई एक ए होगा, तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं ए नॉट से। तो ए नॉट कॉस यहाँ पे 0 ले लेते हैं कि पहला टर्म हमारे पास ए नॉट ले रहे हैं, तो ए नॉट में 0 आती है, तो 0x लिख सकते हैं। प्लस का दूसरा टर्म है यहाँ पे a1 cos 1x लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉस में ही लिख रखी है चीज़ें, तो कॉस में लिख रखी है, तो ये कॉस में भी हो सकते हैं, या तो मैंने बोला कि साइन में हो सकती है, तो साइन में हो सकती है। तो अगर कॉस के लिए मैंने लिख रखा है a1 a2 करके, तो अगर मैं साइन में लूँगा तो इसको b1 b2 b0 करके लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे b0 से मैंने स्टार्ट करा है, तो b0 साइन 0x को लिख सकते हैं, फिर b1 साइन x 1 प्लस b3 साइन x 3x लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक तरीके से सीरीज बन रहे हैं, जो कि मैंने आपको बोला कि इस फोरियर सीरीज के एक एग्जाम्पल मैंने एक तरीके से लिखा है। अब इसी को मैंने क्या बोला कि ये सीरीज जो है वो या तो साइन में या तो कॉस में आ सकती है, या तो दोनों की कॉम्बिनेशन आ सकती है। तो मैंने माना कि इससे जो हमारे पास ये एक फंक्शन बनेगी, उस फंक्शन को मैंने यहाँ पे f(x) मान लिया। अब ये जो हमारे पास ये f(x) फंक्शन है, इसके पहले टर्म जो भी होंगी उसका हम आधा कर देते हैं। ये मैंने आधा कर दिया और प्लस मैंने समेशन करा, इसके बाद के जितने भी सीक्वेंस है या तो साइन में हो गया या तो कॉस में हो गया। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जो सीरीज है ना, वो हमारे पास n = 1 से शुरू हो रही और ये चलते आगे जा रही होगी, मतलब मानते हैं कि इन्फिनिटी तक ये गई होगी। तो n से लेकर हम इन्फिनिटी तक चीज़ों को समेशन कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब हो गया समेशन मतलब कि इसको ऐड ऑन कर रहे हैं। तो या तो हम साइन में कर रहे थे या तो कॉस में कर रहे थे। तो कॉस में कर रहे हैं तो इसको मैंने an यहाँ पे दिखाया, an से लेकर के cos nx तक जा सकते हैं। अब यहाँ पे n कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, दैट मीन कि ये हमारे पास ये 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे n। और यहाँ पे मैंने लिखा bn मतलब कि देखो जो साइन के साथ जो इसका कोफिशिएंट लग रही है उसको यहाँ पे b मान रहे हैं, और b को मैं किसी भी टर्म को ले लूँ, 1 2 3 4 किसी के ले लूँ, तो इसको मैंने n लिख दिया। तो ये यही है bn, और यहाँ पे इसके साथ आ रही है साइन की। तो एक तरीके से हम बोले कि फंक्शन को, मतलब इसी वाले फंक्शन को कुछ इस टर्म में मैंने रिप्लेस कर लिया। तो इस वाला फंक्शन को बेसिकली हम लोग से यूलर्स थ्योरम बोलते हैं। अभी ये आने वाला टाइम पे हम काफ़ी अच्छे से करेंगे यूलर्स थ्योरम, बस थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, अभी तो बेसिक चल रहे हैं, अभी एडवांस भी चलना बाकी है, ठीक है ना। और देखिए ये जो टर्म हमारे पास साइन और कॉस में चल रही है, एक्चुअली में हमारे पास देखोगे तो ये हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन बनती है। क्या बनती है? पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब कि वो एक पर्टिकुलर रेंज में, पर्टिकुलर एक रेंज बोलो, क्या बोल सकते हो, पर्टिकुलर एक हमारे पास ये रेंज में, या पर्टिकुलर आप लोग लिमिट भी बोल सकते हो, पर्टिकुलर एक रेंज या लिमिट में चीज़ें हमारे पास रिपीटेड में दिखेंगे। तो जो फोरियर सीरीज होती है वो हमारे पास ये क्या होती है, फोरियर सीरीज एक पर्टिकुलर रिपीटेड पाथ को फॉलो करती है, इसीलिए मैंने इस ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है। रिपीटेड पाथ में चलेगी या फिर रिपीटेड हमारे पास एक रेंज में ही वैल्यू आएगी, तो उसको बोलते हैं हम लोग फोरियर सीरीज। तो मुझे लगता है कि बेसिक तौर पर मैंने आपको बता दिया कि फोरियर सीरीज की क्या कंसेप्ट है, फोरियर सीरीज की डिफिनेशन क्या है, एंड फोरियर सीरीज की फंक्शन कैसे डेवलप होती है। अब चलिए हम बात करते हैं कि ये मैथमेटिकली हम की चीज़ों को कैसे लेके आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इट इज़ द मैथमेटिकली वी कैन बी कनेक्टेड द फंक्शन इन द पीरियोडिक टर्म, मतलब वही जो मैंने आपको बोले इसके पहले कि फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन हो सकती है इन मैथमेटिकल वे में। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे ले रखी है, एग्जाम्पल ज़रा गौर से देखिएगा आप लोग। 1 2 3 4 5 ले रखा है। ये 1 2 3 4 5 एक्चुअली में है क्या, ये है हमारे पास ये नेचुरल नंबर जिसको n से डिनोट करते हैं, जिसको 1 2 3 लिखते हैं हम लोग। तो ये 1 2 3 का अगर समेशन कर दूँ, सब में देखिए यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ, यहाँ भी प्लस लगता हूँ, यहाँ भी प्लस लगता हूँ। तो प्लस लगाने से क्या मतलब है कि ये सीरीज में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि चीज़ें जब है प्लस करेंगे तो सीरीज में चली जाती है। तो ये सीरीज बन गई, तो ये अप टू द n तक जा रही है। तो इसका हम समेशन करना चाहेंगे तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बोल सकते हैं n × n + 1/2 होती है। ये तो काफ़ी लोगों को पता ही होगा। तो एक्चुअल में जो ये बन रही है, इधर की जो टर्म बनी है इसको हम सीरीज बोलते हैं, और ये जो टर्म हमारे पास ये पर्टिकुलर एक नंबर बन रही है, पर्टिकुलर एक नंबर या डिजिट बन रही है, जिसको हमारे पास सिंगल टर्म का नाम देंगे। तो ये थी बेसिक, जिसको मैंने आपको बताया है कि फोरियर सीरीज कैसे काम करती है, टर्म कैसे होती है, एंड कैसे हम यहाँ पे समेशन कर सकते हैं। अब आइए जरा हम इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फोरियर सीरीज को कैसे हम डिफाइन कर दिए हैं, उसके बाद से फोरियर सीरीज को कैसे हम क्लासीफाई करेंगे। अब इसकी क्लासिफिकेशन पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
इसकी क्लासिफिकेशन में बात करें तो क्लासिफिकेशन आप सिंपल समझिए कि फोरियर सीरीज जो होती है वो हमारे पास दो टाइप की होती है। पहला होती है जिसको हम यहाँ पे फुल रेंज सीरीज बोलते हैं एंड दूसरा होता है जिसको हम हाफ रेंज सीरीज बोलते हैं। अच्छा, कोई ये बताएगा मुझे कि रेंज में यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, वाई आर आई एम राइटिंग हेयर एज ए रेंज, क्योंकि मैं थोड़ा देर पहले बताया था कि एक्चुअल में जो सीरीज जो होती है वो किसी पर्टिकुलर रेंज में या पर्टिकुलर किसी लिमिट में ही चलती है, इसीलिए मैं यहाँ पर रेंज बात कर रहा हूँ कि फुल रेंज सीरीज या हाफ रेंज सीरीज। अब मैं थोड़ा देर में आपको बताऊंगा कि फुल रेंज की क्या बेसिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एंड क्या नीड है इसकी एंड कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारा चीज़ देखने वाले हम लोग। तो दो तरीके की होती है फुल रेंज सीरीज और एक होती है हाफ रेंज सीरीज। अब फुल रेंज सीरीज में भी हमारे पास दो टर्म आती है, या तो पाई का टर्म में हमारे पास लिमिट गिवन रहेगा, जैसे मैंने बोला रेंज होती है तो ये रेंज हमारे पास या तो हमारे पास ये पाई का टर्म में रहेंगी या तो हमारे पास ये सी टर्म में रहेंगे। सी टर्म बोले तो यहाँ पे सी इक्वल टू अगर बात करोगे तो यहाँ पे लिख लेना आप लोग कि कांस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सी डिनोटेड एज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो या तो हमारे पास ये पाई का टर्म में हो सकती है या तो हमारे पास ये सी टर्म हो सकती है, मतलब कि कांस्टेंट टर्म में हो सकती है। सेम इसी तरीके से फुल रेंज की बात करें तो फुल रेंज में भी हमारे पास ये या तो पाई टर्म में हो सकती है या तो सी टर्म में हो सकती है। यहाँ भी सी का मतलब हो गया हमारे पास ये कांस्टेंट को इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो सकती है। अच्छा, ये पाई टर्म में होगा तो क्या होगा, पाई टर्म में होगा तो 0 से लेकर 2 पाई तक होगा, पाई टर्म में होगा तो माइनस पाई से लेकर पाई तक होगा, और ये कांस्टेंट टर्म में होगा तो 0 से लेकर के 2c या हमारे पास माइनस से लेकर के प्लस में सेम हमारे पास कांस्टेंट देखने को मिल जाएंगे। सेम तरीका से यहाँ भी देख सकते हो। तो ये थी हमारे पास फुल रेंज सीरीज की क्लासिफिकेशन। अब आइए जरा हम समझते हैं कि फुल रेंज सीरीज और हाफ रेंज सीरीज कैसे बनते हैं और इसके कंसेप्ट क्या है एक्चुअली में। तो इसको जरा गौर से देखो, ये है फुल रेंज सीरीज। फुल रेंज सीरीज का मतलब हुआ कि हम इन जनरली क्या जानते हैं कि हम जो भी एंगल की मेजरमेंट करते हो हम पॉजिटिव एक्सिस है, ये एक्चुअली में पॉजिटिव एक्सिस होती है। पॉजिटिव इसमें जो भी हमारे पास वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव से लेकर के हम इसको जो है कि इस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हम इसको मेजरमेंट करते हैं, जिसको एक्चुअली में हम बोलेंगे यहाँ पे क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं। क्लॉकवाइज करते हैं हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो पॉजिटिव डायरेक्शन से हम क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि हम जहाँ से चले इसके जस्ट अपोजिट फेस पे हम आ गए तो पूरे सर्कल को यहाँ पे कंप्लीट करें, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 360 डिग्री पे कंप्लीट करें। तो एक्चुअली में फुल रेंज सीरीज का कंसेप्ट ये है कि फुल रेंज मतलब पूरे सर्कल को कवर करते हैं। पूरे सर्कल को कवर करें तो आप क्या बनेगा, फुल रेंज सीरीज बनेगा। अब पूरे सर्कल को कवर करने के लिए हमने क्या करा, तो 0 से चलना स्टार्ट किया, वापस से घूम करके जब मैंने आया तो यहाँ पे मैं पहुँच गया 2 पाई तक। तो ये 0 टू लेकर के 2 पाई तक फॉर्म दे रहे, तो ये फुल रेंज सीरीज की हो गया। अच्छा, कुछ लोग कहेगा मैं ऐसे नहीं चलूँगा सर, कुछ लोग नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैं क्या करता हूँ सर कि मैं चलने वाला हूँ लेकिन ऐसे नहीं चलने वाला हूँ, मैं चलूँगा कैसे। तो कुछ लोग ये कहेंगे कि सर हम पाई से चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पाई से चलना स्टार्ट करते हैं और ये प्लस पाई से लेकर नेगेटिव पाई तक चलता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, नहीं समझ पा रहा हो तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला कि नेगेटिव पाई से लेकर के पॉजिटिव पाई तक भी जा सकते हो। हाँ तो सर बिल्कुल, यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया नेगेटिव पाई से लेकर के पॉजिटिव पाई तक, मैं ऊपर से घूम करके यहाँ जाता हूँ तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव पाई तक भी हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे फुल रेंज सीरीज बनेगी। तो इसकी क्या बन जाएगी, यहाँ पास ये एक डिफरेंस बन जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव पाई से लेकर के हम पॉजिटिव पाई तक भी जा सकते हैं। तो हमारे पास ये फुल रेंज सीरीज बनेगी। ये पाई का टर्म में मैंने आपको दिखाया, सिमिलरली आप कांस्टेंट का टर्म में भी फील कर सकते हो। और यहाँ आप देखिए हाफ रेंज सीरीज के मैंने बता रखा है, ये फुल रेंज सीरीज के लिए मैंने यहाँ पे बता रखी है कि मैंने क्या करा, यहाँ से पाई से लेकर के यहाँ पे पॉजिटिव पाई से लेकर के नेगेटिव पाई तक गया तो फुल रेंज सीरीज बनेगी। अब हाफ रेंज सीरीज समझते हैं। हाफ रेंज सीरीज क्या है कि हाफ रेंज सीरीज यहाँ पे 0 से उठाए हम लोग पाई पे आके स्टॉप हो गए। तो यहाँ पे क्या बन रही है, हाफ रेंज सीरीज मतलब कि 90 डिग्री के एंगल पे बनती है। ये 90 डिग्री मतलब कि 360 था उसके जस्ट आधा हम लोग कर लेंगे, तो यहाँ पे हाफ रेंज सीरीज बनेगी। तो हाफ रेंज सीरीज कहाँ से बन रही है, 0 से लेकर के यहाँ पे पाई तक बन रही है। अब कॉन्स्टेंट के टर्म में देखना चाहोगे तो बस सिमिलर इसी तरीके से कर सकते हो, 0 टू लेकर के एल हो सकता है या 0 टू लेकर के आप जो है कि कॉन्स्टेंट यहाँ पे दिखा सकते हो, 0 टू लेकर के कॉन्स्टेंट सिमिलर में आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये थी फुल रेंज और हाफ रेंज सीरीज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिससे हम समझ सकते हैं कि फुल रेंज कैसे बनती है और हाफ रेंज कैसे बनती है। अब आइए जरा इसके आगे बात करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने बोला ना आपको कि ये जो लिमिट है ना, लिमिट जो यहाँ पे पाई से माइनस पाई जा रहे हैं, यहाँ पे जो 0 से लेकर के पाई जा रहे हैं, ये सब क्या है हमारे पास लिमिट है। तो उस लिमिट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एज यूजुअली हम लोग बोल सकते हैं। तो लिमिट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा, या तो पाई के टर्म में हो सकती है या तो हमारे पास ये कांस्टेंट के टर्म में हो सकती है। और कांस्टेंट को मैं यहाँ पे सी पहले लिख रहा था, बट यहाँ पे कांस्टेंट को आप लोग जो है कि एल भी लिख सकते हो। देयर इज नो कन्फ्यूजन बिटवीन द सी एंड एल, नो प्रॉब्लम। आप चाहो तो एल लिखो, आप चाहो तो सी लिखो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इज दिस योर चॉइस, यू कैन राइट वाट एवर यू वांट। मैंने एल चूज करे हैं क्योंकि मेरे को दोनों बताने थे, आपको सी भी बताने थे और मेरे को एल भी बताने थे। किसी किसी बुक में देखोगे तो एल दे रखे हैं, किसी किसी बुक में आपके पास आई दे रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को आपको करनी है, तो इसलिए मैंने आपको बताए हैं दोनों चीज़ें।
अब आइए जरा बात करते हैं, या तो हमारे पास पाई के टर्म में हो सकती है या तो एल के टर्म में हो सकती है। तो एल के टर्म में होगी तो इसको कांस्टेंट बोलेंगे और इसके पाई के टर्म में बोलेंगे। तो जब भी हमारे पास पाई के टर्म में चीज़ें जब दे रखी रहेंगी तो पाई के टर्म में दे रखी, तो अगर आपको फोरियर सीरीज पूछेगा तो पाई के टर्म में दे रखे तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस होती है, इसको आप रट लो या याद रख लो, एट एनी हाउ आपको बाई हार्ट होना ही चाहिए था, ठीक ना। ये फोरियर सीरीज की हमारे पास कहानी बनेगी जब पाई के टर्म में बात करेंगे तो, ठीक है। अच्छा, अगर हम कांस्टेंट के टर्म में बात करेंगे तो फिर क्या बनेगा, तो ये वाला हमारे पास ये सीरीज बनेगी। सीरीज दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बशर्ते अपने को पाई जहाँ पे आ रही है, यहाँ पे देखिए ये एन एक्स आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है एन एक्स बट्टे का एल आ रही है। तो बस यही डिफरेंस है और कुछ खास डिफरेंट है नहीं। यहाँ भी लिमिट देखिए 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक है, यहाँ भी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है। ए नॉट अपन का 2 है, यहाँ भी ए नॉट का बाई का 2 है। तो सारे कहानी आपका सेम है ऑलमोस्ट, बस एल से एक डिवाइड होती है कांस्टेंट वाले में, बाकी कहानी सेम रहती है। तो ये मैंने बताया है जब अपने को इंटरवल क्या पता रहे, पाई पता रहे, और ये मैंने बताया जब अपने को इंटरवल एल पता रहेगा तब। अब इसके आगे की कहानी क्या है कि अब देखिए इस फोरियर सीरीज में मैंने आपको बताया है कि इस फोरियर सीरीज को मैं ज़रा डिलीट करता हूँ। फोरियर सीरीज में देखिए यहाँ पे टर्म है, एक हमारे पास a1 ए नॉट टर्म है और एक an टर्म है और हमारे पास यहाँ पे bn टर्म है। अगर इस an टर्म को और यहाँ पे bn टर्म को कोई बता देगा तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पास ये फंक्शन गिवन रहेगी, ये फंक्शन को हम लोग कुछ इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना। फंक्शन जो भी गिवन है उस फॉर्म को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ हम लोग, बस आते मेरे को यहाँ पे ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू पता दे कोई तो उस ए नॉट ए वन और यहाँ पे बी एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। देखिए अगर हमारे पास जो भी पैरामीटर है वो अगर हमारे पास पाई के फॉर्म में दे रखी है तो हम इस वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर हमारे पास लिमिट जो दे रखी है वो एल के फॉर्म में दे रखी है तो हम इस वाला का यूज करेंगे। अब देखिए जब पाई के फॉर्म में दिए गए तो 1 अपन का पाई इंटू का जो भी एफ एक्स है उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पास ए नॉट की वैल्यू देंगे। अभी थोड़ा देर में आपको क्वेश्चन भी समझने को मिलेगा तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखिए बी एन निकालनी है तो बी एन निकालने के लिए 1 अपन का पाई लगाएंगे और इंटीग्रेशन का जो भी फंक्शन है। अब देखिए बी एन किसके साथ कोएफिशिएंट के साथ मिला हुआ था, ये साइन के साथ मिला हुआ था, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे विथ मल्टीप्लिकेशन साइन एक्स इंटू का डी एक्स करेंगे। और ये ए एन जो है ना, ए एन किससे मिला हुआ था आपको याद होगा, जब मैंने आपको यहाँ पे फोरियर सीरीज के पूरा डिफरेंशियल बताए थे तो आपको याद होगा कि देखिए यहाँ पे बी एन किसके साथ कंपाइलेशन है, साइन के साथ, और यहाँ पे ए एन किसके साथ कंपाइल है, यहाँ पे देखिए कॉस के साथ। तो उसका कोफिशिएंट रिस्पेक्टिवली अपने को मल्टीप्लाई करनी है और इंटीग्रेशन कर दी ना, और अपन का पाई कॉमन लेनी है तो यहाँ से ए एन निकल जाएगा, यहाँ से बी एन निकल जाएगा और यहाँ से ए नॉट निकल जाएगा। तो ये आपके पास तीनों चीज़ें एकदम स्टार मार्क कर लो, इसको आपको निकालने आना ही आना चाहिए था कन्फर्म, ठीक है। अगर वही चीज़ें आपके पास एल के फॉर्म में दे रखी है तो 1 अपन का एल कर लेंगे, बाकी सब चीज़ें जो इसके पहले हमने करा था सेम उसी तरीक़े से यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बस आते यहाँ पे एल डिवीजन में आ जाती है बस, और कुछ भी चेंज नहीं होती है। आने वाले टाइम पे क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी अच्छे से हम चीज़ों को समझ पाएंगे। क्लियर है इतना? चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे ए एन निकालना, बी एन निकालना और यहाँ पे ए एन निकालना, ए नॉट निकालना, ए एन निकालना और बी एन निकालना आपको आ गया है दोनों तरीक़े से, पाई के फॉर्म में भी और कांस्टेंट के फॉर्म में भी। अब आइए ज़रा हम कुछ जनरल बात कर लेते हैं। जनरल बात करने का इन द सेंस ये हुआ कि कुछ बेसिक बातें जो आपको आने वाला टाइम पे याद रखना पड़ेगा, उसकी यूज पड़ेगी जब हम फोरियर सीरीज के क्वेश्चन को लगाएंगे तब। तो देखिए यहाँ पे हमको एज ऑलवेज हमको पता होना चाहिए था कि साइन 0 की वैल्यू हमेशा 0 होती है और साइन 0 की जितना वैल्यू होती है वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि साइन पाई की भी वैल्यू होती है, ठीक है ना। साइन पाई की वैल्यू और साइन 0 की वैल्यू सेम होती है, 0 ही होती है। अगर इसी तरीके से हम देखें पाई में अगर हम लोग यहाँ पे 2 रख ले, 3 रख ले, 4 रखे तो पाई से मल्टीप्लाई में तो वैल्यू 0 ही निकल के ना। तो साइन 2 पाई भी रख ले तो हमारे पास वैल्यू 0 निकल के। अब 2 के जब हम कुछ भी रख सकते हैं ना, एन कुछ भी रख सकते हैं, साइन एन की ही वैल्यू क्यों ना मैं बोलूँ, इसका मतलब ये 0 ही आएगा, फिक्स एंड फाइनल। आप लोग याद रख लो, बाय हार्ट कर लो, इसको फिक्स वैल्यू याद रखना ही पड़ेगा आपको। आने वाला टाइम पे इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। और n कैन बी 1 2 3 4 5, इट कैन बी एनीथिंग, ओके। अब देखिए कॉस के चीज़ों को समझते हैं। कॉस 0 इक्वल टू होती है 1। कॉस n पाई की हम बात करें तो -1 के पावर में 2n होती है इक्वल टू का 1। अगर हमारे पास देखिए 2n पावर में अगर जो 2 का n से मल्टीप्लाई करके तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आपके पास 1 निकल के आएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैल्यू हमारे पास ये नेगेटिव में निकल के आएगा। इन जनरली हम बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कॉस 1 प्लस माइनस का n इंटू का पाई रहेगा, तो इसके माइनस का पाई इंटू का -1 के पावर में यहाँ पे n निकल के आ जाता है, ठीक ना। ये एक्चुअली में n है। n इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, इट कैन बी ओड और इवन फंक्शन, इट कैन बी एनीथिंग। ये जो n है हमारे पास या तो ओड भी हो सकती है
या तो इवन भी हो सकती है, ठीक ना। अब ये डिपेंड करेगा कि फंक्शन जो दे रखी गई है उसमें यहाँ पे एन क्या दे रखी है। अगर ओड आ रही है या इवन आ रही है उसके अनुसार यहाँ पे साइन भी चेंज होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये बेसिक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब ज़रा आइए इंटीग्रेशन पे बात करते हैं। अब कहोगे आप सर इंटीग्रेशन क्यों पढ़ाने लगे, तो इंटीग्रेशन की इसकी एक्चुअल में ज़रूरत पड़ने वाली है। थोड़ा देर बस इसी लाइन तक वेट करो, बाकी अभी धमाल मचाएंगे हम लोग। जस्ट 8 मिनट में अभी धमाल मचाने वाला हूँ। देखिए क्या करेंगे। अब इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ा होगा कि अगर u इंटू भी का इंटीग्रेशन करना है तो देखो u को बाहर निकालो यहाँ पे और v का इंटीग्रेशन करो। देखो u को बाहर निकाला, v का इंटीग्रेशन माइनस करना है। अब जो इसको मैंने बाहर निकाला था उसको वापस से हमको डिफ्रेंशिएट करनी है, और जो इसको इंटीग्रेट करता था वापस से इसको अगेन एक बार और इंटीग्रेट करनी है। फिर इस जितना भी आया इसको फिर बाहर निकालेंगे, और जितना ये भी आया था उसको फिर वापस हम इंटीग्रेट करेंगे, और ये सीरीज हमारे पास चलते जाएगी आगे तरफ, एज सो वन एज इज चलती जाएगी। अब एग्जाम्पल भी लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगी, ठीक ना। अब एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे x के पावर e के पावर x और e के पावर का x का dx में इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा, e के पावर यहाँ पे जो u है उसको बाहर निकाल। अब देखो यहाँ पे u किसको मानोगे, v कैसे मानोगे, तो यहाँ पे आप लोग नोट करके लिख लेना। नोट में यहाँ पर लिख देता हूँ। नोट की यहाँ पे आइलेट की जो फॉर्मूला है, आइलेट जो आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, तो आइलेट वाला कंसेप्ट आपको हमेशा यहाँ पे अप्लाई करनी होती है। आइलेट मतलब कि इन्वर्स वाला पहले फंक्शन को u मानेंगे, ठीक ना। यहाँ पे जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसको फिर हम लोग सेकंड में यहाँ पे उसको u मानेंगे। तो u इंटू भी मानने का जो तरीका आइलेट वाली होती है उसको हमें ऐसा फॉलो करनी है। तो यहाँ पे देखिए अलजेब्रिक फंक्शन है तो पहले इसको हमको u मानना पड़ेगा, तो इसको एज ए u मानेंगे, और यहाँ पे जो e है इसको एज ए फंक्शन भी मानेंगे। तो मैंने क्या कहा, u को बाहर निकाला, u को बाहर निकाला, e के पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो e के पावर x ही होता है। फिर माइनस लगाना होगा, माइनस के बाद से हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे अल्टर्ड भी साइन चलेगी, नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे करके अल्टर भी साइन चलेगी, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए e के पावर x को जो मैं बाहर निकाला इसका हमको वापस से डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डिफरेंशिएशन इसका 2x हो गया, और इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना होगा। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, e के पावर x की इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, e के पावर x ही होती है, रख दिया। फिर वापस से इसका जो वैल्यू है इसको हम लोग वापस से क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करोगे तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इस पर 2 हो जाएगा, तो मैंने 2 लिख दिया, और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही रहेंगे। अब अगला टर्म जैसे मैं लिखना चला तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 का डिफरेंशिएशन कितना 0, और 0 इंटू ई के पावर का x का इंटीग्रेशन e के पावर x। अब इससे मल्टीप्लाई क्या होती है, क्या मिलेगी, टोटली 0 मिल जाएगी। तो अब इस फंक्शन को हमको इसके आगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, यहीं तक आपकी यहाँ पे इसका u इंटू भी की डिफरेंशिएशन हो जाए, इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल आप लोग देखना चाहोगे तो देख सकते हैं यहाँ पे e के लिमिट के साथ यहाँ पे n टू r की यहाँ पे लिमिटेशन भी दे रखी है, लिमिट भी दे रखी है, क्योंकि ये डिफिनिट की बातें कर रहे हैं। और x के पावर का 2 इंटू साइन x का है, तो e के पावर x को मैंने बाहर निकाला, साइन x का इंटीग्रेशन करा तो माइनस कॉस x बटे का n होता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा nx लगा हुआ है तो n से मेरे को डिवाइड भी करना पड़ गया, ठीक है। और ये जो e के पावर x के पावर का जो 2x है इसको मैंने वापस से यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करा तो ये 2x हो जाएगा। वापस से इसको मैंने इंटीग्रेट करा, ये मिल गया। फिर वापस से मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करा, फिर वापस मैंने इसको इंटीग्रेट करा। अब वापस से मैं फिर इसको क्या करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इस बार ये 0 निकल के आ जाएगी, और 0 से आप कुछ भी यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन होते तो 0 ही बन जाएगी। तो आगे वाला टर्म को नेगलेक्ट करेंगे, इतना और जो मेरे पास टर्म बना इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब ये आने वाले टाइम पे आपको समझ में थोड़ा देर में आएगा कि इसकी संभावना कैसे बढ़ती है और इसकी ज़रूरत हमको कैसे पड़ी है। अब आइए जरा हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपको फंक्शन का फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। तो देखिए फंक्शन का लॉजिक जो है ना काफ़ी सिंपल एंड सरल भाषा में आपको समझाना चाहूँगा। देखिए या तो फंक्शन हमारे पास या तो ओड हो सकती है या तो इवन हो सकता है या तो दोनों नहीं हो सकती है, मतलब कि नाइदर इवन नॉर ओड, ठीक ना, नाइदर इवन नॉर ओड हो सकती है, यानी एनी NO बोल सकते हैं फंक्शन। या तो हमारे पास ओड फंक्शन होगी या तो हमारे पास ये क्या होगी, इवन फंक्शन होगी। अब जरा इसको आइए समझते हैं कि कैसे हम चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। देखिए ओड फंक्शन बेसिकली क्या बोलता है कि फंक्शन जो भी रहेगी उस फंक्शन का हमने किया माइनस में रिप्लेसमेंट, तो वो जो हमारे पास आएगी वो फंक्शन वापस f(x) इक्वल टू माइनस का f(x) निकल के आती है, तो वो फंक्शन कहलाती है हमारे पास से ओड फंक्शन। एग्जांपल को तो आप देख सकते हो, साइन x की फंक्शन है, इसको मैंने x के जगह पर माइनस का साइन पुट करा है, तो ये फंक्शन वापस से निकल के आती है हमारे पास ये माइनस की साइन x निकल के, जो इसमें हम कह सकते हैं कि f(x) इक्वल टू है माइनस f(x) के बराबर है। तो यहाँ पे ये फंक्शन हो जाएगी ओड फंक्शन। तो इस अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास ओड फंक्शन होती है तो उसमें आप सुपर एक नेचुरल ट्रिक लगा सकते हो कि जो a0 की वैल्यू होती है और जो n की वैल्यू होती है वो n ऑलवेज याद रखो कि निकल के आएगी 0 निकल के आएगी। तो जो n है और जो a0 है निकालने के मेरे पास एक्स्ट्रा जो
हमारे पास फार्मूला थे, उस फार्मूला को हम लोग यूज करने से बच जाएंगे। ये हम लोग डायरेक्टली यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, ये बात तो हो गई, चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं। लेकिन अगर लेट्स सपोज करो कि हमारे पास क्या है कि फंक्शन हमारे पास इवन फंक्शन आ जाए, इवन फंक्शन दैट मीन कि एफ एक्स इक्वल टू का एफ एक्स निकल के आ जाएगा, तो उस टाइम पे ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो बी एन की वैल्यू होती है वो हमारे पास एज ऑलवेज हमेशा जीरो निकल के आती है। अब ओड फंक्शन तो मैंने समझ लिया था, लेकिन सर इवन फंक्शन क्या होते हैं ज़रा ये समझाइएगा तब ना। तो इवन फंक्शन सिंपली ये है कि एफ एक्स इक्वल टू का एफ एक्स निकल के आए, जैसे मैंने ई के पावर एफ एक्स फंक्शन है ए एक्स के पावर का 2 ले रखा है, तो इसमें अगर हम एक्स के जगह पर माइनस पुट करते हैं तो यहाँ पे वापस से हम देखेंगे तो ये एफ एक्स से निकल के आती है जो कि एक्स स्क्वायर के बराबर थी। तो ये फंक्शन हमारे पास ये इवन फंक्शन हो जाती है। तो इसमें केवल और केवल हम बोल सकते हैं कि बी एन की वैल्यू जो है वो जीरो निकल के आती है, बाकी यहाँ से ए नॉट की वैल्यू और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए एन की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो एक चीज़ हम फाइंड आउट करने से यहाँ पे बच जाते हैं, जो कि मेरे लिए एज ए ट्रिक या एज ए कैलकुलेशन में काफ़ी समय को बचा देती है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए कि फंक्शन जो है कि x प्लस का एक्स स्क्वायर होगा, फंक्शन मैंने एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स रख दिया, तो माइनस एक्स करा और माइनस एक्स का स्क्वायर था, ये तो निगेटिव से पॉजिटिव बन गया और ये निगेटिव बन गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन जो हमारे पास ये एक्स इक्वल टू का जो फंक्शन था एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर था, ये ना एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर ही निकल के आया और ना ही नेगेटिव में निकल के आया, क्योंकि पूरे फंक्शन के अंदर में अगर निगेटिव होता ना तब ये हमारे पास यहाँ पे ओड फंक्शन होता, क्योंकि एफ एक्स जो है निकल करके माइनस एफ एक्स निकल के आती है। लेकिन ये यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से ज़रा गौर से देखिएगा कि यहाँ पे फंक्शन में पहले वाले में नेगेटिव बन गया, दूसरे वाले में यहाँ पे पॉजिटिव बने हुए, तो यहाँ पे ये ओरिजिनल फंक्शन भी वापस नहीं बना, तो जिसके वजह से ये इवन भी नहीं बना। तो ना ही ये इवन है और ना ही ये ओड है, नाइदर इवन नॉर यहाँ पे ओड फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन को हम लाएंगे एन यू एन फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन में अपने को ए एन भी निकालनी पड़ जाती है, बी एन भी निकालनी पड़ती है और ए नॉट भी निकालनी पड़ती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको लेंदी बना देते हैं कैलकुलेशन, लेकिन अगर ओड फंक्शन या इवन फंक्शन की कहानी बनती है तो थोड़ा इजी होती है। अब जरा आइए क्वेश्चन को करते हैं और मजे लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को करने से पहले भी आप क्वेश्चन का टाइप देख सकते हो कि क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया होगा। एज पर आपके सिलेबस के अनुसार मैंने चीज़ों को डिजाइन करा है। सिलेबस के अनुसार देखो तो आप पास 3 तरीका के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, कन्वर्ट टू द फोरियर सीरीज इन अ फंक्शन, मतलब कि क्वेश्चन ऐसा क्या है कि कोई फंक्शन दे देगा, जैसे मान लीजिए एक्स का क्यूब हमारे पास ये फंक्शन दे दिया, एक्स का क्यूब को बोला है कि फोरियर सीरीज में कन्वर्ट करके बताइए। तो ये एक तरीका से फंक्शन हो गया जिसको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कन्वर्ट इन द फोरियर सीरीज फंक्शन। मतलब एक फंक्शन देगा, जो भी फंक्शन हो सकती है, साइन एक्स की हो सकती है, कॉस एक्स की हो सकती है, या कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो सकती है, कुछ भी फंक्शन हो सकती है। फंक्शन को बोला है कि फोरियर सीरीज में कन्वर्ट करके बताइए बाबू मेरे को कितना इसका आंसर आएगा। एंड दूसरे टाइप का हो सकती है कि फाइंड द डिडक्ट फॉर्म समेशन। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में बस यही पोर्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, ना ही ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपके सिलेबस में और ना ही ये क्वेश्चन पूछ रहा है, केवल और केवल इसी का एक आपके पास पूछा गया। और इसका एक काफ़ी बेहतरीन मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, जो कि आने वाला टाइम में हम लोग 10 से 15 मिनट में एक ट्रिक देखेंगे। उस ट्रिक के माध्यम से जितने भी आपके PYQ का क्वेश्चन है एकदम 30 सेकंड में आप कर सकते हो, बिल्कुल गारंटी के साथ। अब जरा ये समझ गया मैंने डिडक्ट फॉर्म का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो फोरियर सीरीज बनती है उसी का हम लोग एक डिडक्ट फॉर्म, मतलब उसी का रिडोस फॉर्म हम तैयार करते हैं, जिसको समेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आने वाला टाइम में आपको बताऊंगा कि इसका किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कैसे कर सकते हो। एंड तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये हो सकती है कि आपको चेक करने का है कि एक कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, वो फोरियर सीरीज की फंक्शन हो सकती है, उस फंक्शन को चेक कराएगा कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है चेक करेगा। अब चला आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट में तैयार कर सकते हो, क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, चलिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए फंक्शन एक दे रखा है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू का एक्स का क्यूब यहाँ पे दे रखा है, और लिमिट अपने को दे रखा है माइनस एक्स के लेकर के, यहाँ पे माइनस एक्स से लेकर के यहाँ पे कहाँ तक दे रखी गई है, माइनस एक्स से लेकर के प्लस एक तक दे रखी है। अच्छा, कोई ये मेरे को बताया कौन सी फंक्शन है, जरा नीचे कमेंट करके बताइए कौन सी टाइप की बन रही है फोरियर सीरीज, फुल रेंज सीरीज वाली या हाफ रेंज सीरीज वाली। आपको कंफर्म बताना है कि फुल रेंज बन रही है या हाफ रेंज सीरीज बन रही है, जरा नीचे कमेंट करके जल्दी से बता दो। देन कहा गया है कि आपको फंक्शन को एक फोरियर सीरीज में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे फंक्शन है कि ये फंक्शन लिमिट देन द फंक्शन विल बी इन फोरियर सीरीज। इन फोरियर सीरीज में आपसे पूछा गया, मतलब कि फोरियर सीरीज में आपसे कन्वर्ट करवाना चाह रहा है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास है क्या एक्चुअल में। अगर ये फंक्शन हमारे पास गलती से भी ओड निकल के आ गया तो फिर ए नॉट निकालने के लिए जो हमारे पास झंझट बचती है वो खत्म हो जाएगी, बी नॉट निकालने की जो बचेगी कहानी वो बचेगी, बाकी ए नॉट भी निकालने की ए
ए एन निकालने की भी झंझट हमारे पास खत्म हो जाएगी, तो केवल बी एन निकालना पड़ेगा। तो आइए जरा फंक्शन को चेक करते हैं कि फंक्शन क्या है एक्चुअल में। तो देखिए फंक्शन जो हमारे पास एफ एक्स का क्यू है, तो ये फंक्शन आपको क्लियर यहाँ पे अंदाजा लग गया कि ये ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन है, इसका मतलब क्या है कि ए नॉट जीरो भी निकल के आएगा, ए एन भी जीरो निकल के आएगा, केवल और केवल अपने को बी एन निकालना पड़ेगा। तो बी एन निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता रखे हैं, वो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा। ये फॉर्मूला कैसे मैंने दिखाया था आपको शुरू में बताया था, तो ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूला मिल जाएगी। अब इस फार्मूला में खास बात क्या है कि 1 का पाई तो सबको याद रखते हैं, लेकिन लिमिट मत भूलिएगा। लिमिट यहाँ पे जो दे रखी है -पाई से लेकर के पाई तक दे रखी है, तो -पाई से लेकर के लोअर लिमिट, अपर लिमिट मैंने पाई तक यहाँ पे पुट आउट कर दिए। अब ये फंक्शन एफ एक्स है, तो फंक्शन आपके पास क्या है, एक्स के पावर का 3 है, तो एक्स के पावर का 3 कर लेंगे, और यहाँ पे साइन से इसका मल्टीप्लीकेशन होती है, साइन एन एक्स है इंटू करेगा, तो ये पूरे फंक्शन बनेगा। इसका अब इंटीग्रेशन आपको निकालने आना चाहिए था। ये ऑल अबाउट जो फंक्शन डिपेंड करने लगेगी, अब ऑल अबाउट द खेल जो बन जाएगी, पूरा इंटीग्रेशन की खेल बन जाएगी। तो इंटीग्रेशन इस फंक्शन को करने के लिए आना चाहिए था। तो अब इस फंक्शन को मेरे को इंटीग्रेट करने दीजिए। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, चलिए जरा यहाँ पे हम लोग देखते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए 1 का पाई रहेगा, और यहाँ पे जो एफ एक्स की फंक्शन है, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला थी वो मैंने, और एक्स एफ एक्स जो फंक्शन थी एक्स के पावर का 3, और यहाँ पे जो साइन एक्स की फंक्शन थी, ये साइन एक्स मैंने रख दिया। और साइन एक्स में ध्यान रखिए यहाँ पे एन एक्स का टर्म आती है यहाँ पे, तो एन एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए था। अगर इंटीग्रेशन आता है तो फिर ईजी है आपके लिए, नहीं आता तो फिर इंटीग्रेशन पे आपको काम करने की जरूरत है। इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे देखो एक्स के पावर का 3 है। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ सो दैट कि आपको चीज़ों को मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स के पावर का 3 है, ये फंक्शन एक है, ये फंक्शन आपस ये, तो इसको यू फंक्शन मानते हैं और इसको भी फंक्शन मानते हैं। अब यू इंटू भी पे बन गया। अब यू इंटू भी को मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि यू को बाहर निकालते हैं, तो मैंने यू को बाहर निकाल दिया यहाँ पे एक्स के पावर का 3, और भी को डिफ्रेंशिएट करा। भी का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे एक एन है तो एन से इसको डिवाइड करेंगे। वापस से इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना, डिफ्रेंशिएशन करना है, तो एक्स के पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन 3x के पावर 2, ठीक है, और यहाँ पे इसका वापस से इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर दिया। फिर वापस से इसका मेरे को डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन करा तो ये 3x के पावर 2 है, तो 3 2 जाएगा, ये 2 6 हो जाएगा, 6 इंटू का x हो जाएगा। यहाँ पे जो ये जो हमारे पास ये फंक्शन आई, इस फंक्शन को वापस से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करूँगा। तो वापस से इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, cos n x बटे का n का क्यूब बन जाएगा। अब वापस से मैं 6x का मैं वापस से डिफ्रेंशिएशन करूँगा, तो ये 6 बन जाएगी, और वापस से इसका मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो ये बन जाएगी। अब वापस से मैं 6 का करूँगा डिफ्रेंशिएशन, तो ये 0 निकल के आएगी, जो कि आने वाले टर्म को 0 बना देगी, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये टर्म तक हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा। अब इस वाला टर्म देखिए, हमने आपको थोड़ा देर पहले एक बेसिक बात बताई थी कि साइन 0 = 0 होती है, एंड साइन n पाई की वैल्यू भी 0 निकल के आती है। तो साइन यहाँ पे nx है, और x के जगह पे अपने को लिमिट भी तो पुट करनी पड़ेगी ना। nx की वैल्यू अपने को 0 टू लेकर पाई पुट करोगे तो यहाँ पे तो पाई बनेगी ना एक, तो ये जो पाई बनेगी तो इसके वजह से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि n पाई की वैल्यू हम 0 जानते हैं, तो ये पूरा टर्म 0 निकल गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखो तो ये पूरा टर्म 0 निकल गया, तो इन पूरे टर्म को काट के 0 यहाँ भी 0 कर सकते हैं। तो बच्चा जो हमारे पास फंक्शन है, वो फंक्शन जो बचा है वो फंक्शन हमारे पास ये बन जाएगा। और यहाँ से मैंने 2 को बाहर निकाले, देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन को मैं यहाँ पे 2 को बाहर निकाल लिए, ठीक है, ये जो हम पास डिफ्रेंशिएशन करने के बाद मिल रहे थे। अब वापस से हम ऐसा कर सकते हैं कि इस फंक्शन को थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे फंक्शन ये मिल जाएगा। अब इस वाला फंक्शन में अपने को क्या करनी पड़ेगी, जरा गौर से सुनिएगा। x के पावर जो 3 है, x के पावर का जो 3 है ना, x के पावर का 3 जो लिमिट है यहाँ पे 0 टू लेकर के पाई, उसको पुट कर लेंगे। तो x के पावर 3 का पुट करें तो माइनस का पाई का क्यूब बनेगा, और cos n के जगह पे n रहेगा, x के जगह पे पाई आ जाएगी, और इसके जगह पे हम चीज़ों को रख सकते हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा, और कुछ भी नहीं है। इसका सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास कुछ वैल्यू निकल के आएगा कुछ इस तरीके से। और इसमें देखोगे पाई, देखो यहाँ पे काफ़ी लोग फंस जाने वाले रहेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं क्लियर करना चाहूँगा जरा, यहाँ पे देखिए ये जो पाई n यहाँ पे कॉस की जो वैल्यू है, देखिए जरा पे एक्चुअल में जो यहाँ पे कॉस की फंक्शन है कि कॉस है, ये n पाई है, तो कॉस n पाई की जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया था कि -1 के पावर की n होती है। कैसे मैंने बताया था, तो मैं आपको रिकॉल करा दूँ वापस से। मैं आपको बेसिक बातें जो मैंने बताई यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता रखे हैं कि कैसे चीज़ों को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो इन बेसिकली चीज़ों को। एक सेकंड, मैं किधर लिखा था अभी जो है कि आपको दिखा था। चलिए, मेरे को लगता है कुछ बेसिक बातें आगे निकल गया, पीछे रह गया। बेसिक बातें यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ बेसिक बात बताई थी कि कॉस के पावर में यहाँ पे फंक्शन में कितना बनेगा, यहाँ पे
ये x के पावर का माइनस के पावर n बनते हैं। यही बेसिक मैं बात यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि कॉस की जो भी कहानी बनेगी तो कॉस में आप ध्यान रखिएगा कि इसके पावर में अपने को माइनस के 1 निकल के आगे, तो इसका मतलब कि पावर के n करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से इसके लिए भी और इसके लिए भी हम पावर में n कर सकते हैं, माइनस n के पावर। तो माइनस n का पावर यहाँ भी करा, माइनस n का पावर यहाँ भी करा, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, तो पाई पाई को मैंने यहाँ पे बाहर निकाले, तो पाई पाई को एक बाहर निकलता है, ये पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो गया और 2 अपन का n नीचे में बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे पावर में 1 यहाँ भी है, पावर में 1 यहाँ भी है माइनस का, तो इसको बाहर निकले तो बचा क्या पास एक पाई तो बाहर निकल गया था, तो पाई स्क्वायर बचा और यहाँ पे क्या बचेगा 6 और ये पाई बाहर चला गया तो अपन में क्या बचेगा n का क्यूब था। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो एक n यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो एक n यहाँ पे कम हो गया, तो यहाँ पे n का स्क्वायर बचेगा। अब बाकी जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो bn के वैल्यू जो निकल के आएगा वो ये निकल के आ जाएगी। अब 2 अपॉन का n इंटू माइनस 1 के पावर में n हो जाएगी इंटू माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, पाई का स्क्वायर प्लस का 6 अपन का n का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो निकल गई, तो हम फोरियर सीरीज बनाते हैं तो फोरियर सीरीज में अपने को क्या खास बातें याद होना चाहिए था कि फोरियर सीरीज का हमारे पास एक फॉर्मेट मैंने शुरू में बताया था कि फोरियर सीरीज का हमारे पास एक फॉर्मेट होती है, जो फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए था। ये एक्चुअल में फोरियर सीरीज के हमारे पास क्या है, एक फार्मूला है, ये सीरीज है एक तरीके से बोल सकते हो। ये सीरीज में अपने क्या करनी है, वैल्यू ला करके रख देनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए नॉट की वैल्यू तो 0 मैंने पहले ही प्रूव कर दिया और एन भी 0 यहाँ पे निकल के आई, चूँकि यहाँ पे कौन सी फंक्शन थी, ओड फंक्शन थी, ओड फंक्शन के बस बाकी जो यहाँ पे बी एन की वैल्यू निकाले वहाँ पर रख देंगे। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे जो सीरीज बन रही है, ये सीरीज को हम लोग फोरियर सीरीज बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एन के जो वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं, मैंने एन की वैल्यू यहाँ पे पर्टिकुलर मैंने कुछ रखा नहीं है, लेकिन एन कैन यू भी पुट एन इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हो। तो 1 2 3 मैंने यहाँ पे पुट करने से यहाँ पे आगे बढ़ा, तो यहाँ पे जैसे अगर एन इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो ये फंक्शन कुछ ऐसा बनेगी, 2 पुट करूँगा तो फंक्शन ऐसे बनेगी, 3 पुट करूँगा तो कुछ आगे फंक्शन बनेगी। बट मेरे को पूरा नहीं करनी है, पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना फंक्शन आप कर लो, 2-3 टर्म तक कर सकते हो, बाकी आपकी कहानी आपके हाथ में है, आप चाहो तो करो या नहीं भी करो। तो ये पूरा फंक्शन कुछ इतना में टर्म में बदल गई है। अब ये क्या है हमारे पास, ये एक्स के पावर जो 3 थी, एक्स के पावर 3 को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ साइन और कॉस में। ये यहाँ पास आंसर है जिसको हमको बताया गया था कि फोरियर सीरीज में एक्स के पावर 3 को कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्ट कर दिया। अब इससे जो हमारे पास एक फंक्शन बन गया था, ये इस वाला पर्टिकुलर फंक्शन को हम किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, उसी को हम यहाँ पे डिडक्ट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिडक्ट फॉर्म, उसको भी हम यहाँ पे करेंगे थोड़ा देर बाद में। अब जरा देखिए फंक्शन को मैंने आपको एक चीज़ और डिवाइड कर रखा है। फंक्शन में क्या है कि फंक्शन 2 तरीके का होती है, आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा। फंक्शन 2 तरीके का होती है, एक फंक्शन होती है जिसमें हम कंटिन्यूस फंक्शन होती है, दूसरा हमारे पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन होती है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ध्यान रखिएगा कि लिमिट जो दे रखी है वो एज ऑलवेज देखिए 2 ही लिमिट हमारे पास देखने को मिलेगी। लेकिन अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस फंक्शन में तो लिमिट हमारे पास 2 से ज़्यादा भी मिल सकती है एंड 2 से 4 भी मिल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो फंक्शन मिलेगी वो मल्टीपल वैल्यू ऑफ द होल इंटरवल मिलेगी, यहाँ पे सिंगल वैल्यू ऑफ द होल इंटरवल मिलेगी। अब सिंगल वैल्यू मल्टीपल वैल्यू का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे पूरा फंक्शन है, देखिए पूरा क्या है, सिंगल है, एक ही टर्म में अपने को वैल्यू मिल रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए फंक्शन एक अलग है, फंक्शन फिर यहाँ पे अलग है, फंक्शन यहाँ के यहाँ अलग है, फंक्शन एक यहाँ अलग है। तो मतलब क्या है कि जब हमारे पास ये चीज़ें बन रही होगी तो पूरा फंक्शन कैसे बनेगी, या तो हमारे पास मल्टीपल वैल्यू बनेगी इन इंटरवल जब हमारे पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन आएंगे, और कंटिन्यूस फंक्शन आएंगे तो पूरा टर्म एक ही में रहेगा हमारे पास। तो कुछ इस तरीके से हम फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करें, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। देखिए इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन लिए थे मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक्स के पावर में जो यहाँ पे 3 थी, एक्स के पावर जो 3 थी, ये हमारे पास कौन सी फंक्शन थी, एक्स के पावर 3 जो हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन थी जो कि एक ही टर्म में थी। तो एक ही टर्म में थी तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या रही होगी, कंटिन्यूस फंक्शन रही होगी। लेकिन अब डिसकंटिन्यूस फंक्शन के क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसके कंसेप्ट के भी क्वेश्चन हम लगाएंगे। तो चलिए आइए एक PYQ आपका सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस चीज़ों को आप ठीक कर सकते हो। तो आपने अगर ध्यान से देखा हो तो मैंने शुरू में दिखाए थे 2019 का शायद क्वेश्चन दिखा था, तो ये 2019 में PYQ में आपसे पूछ ली गई है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका डिडक्ट फॉर्म कैसे निकालेंगे, इसके बाद हम इसी के साथ ट्रिक भी देखेंगे। तो ट्रिक से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी ईजी में कर सकते हो। तो चलिए अब ट्रिक भी देखने की बारी आ चुकी है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो देखिए फंक्शन के यहाँ पास ये माइनस का k दे रखी है और यहाँ पे लिमिट दे रखी है माइनस का पाई से लेकर के यहाँ पे 0 तक दे रखी है, एंड यहाँ पे k दे रखी है, जो लिमिट दे रखी है वो 0 से लेकर के पाई दे रखी है। यूजिंग द फोरियर सीरीज द सम ऑफ द सीरीज, ये हमारे पास ये इसका सम पूछा गया और हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो अगर इसको आप बाई हार्ट मतलब कर ये क्या बोलते हैं, अगर सॉल्व करोगे तो इट विल बी टेकिंग अ टाइम,
बट कंसेप्ट बताना मेरे लिए ज़रूरी है, तो मैं इसको ज़रूर बताऊंगा और बेशक बताऊंगा और काफ़ी अच्छे से बताऊंगा। लेकिन मैं आपको सीधा सीधा कहूँगा कि मैं लास्ट में एक ट्रिक दूंगा, ट्रिक से इस क्वेश्चन को देख करके आप डायरेक्टली आंसर टिक कर सकते हो कि सर ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर होगा। कैसे होगा अभी थोड़ा देर में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात है कि फोरियर सीरीज का फंक्शन जो होती है वो इस फॉर्मेट में होती है। इस फॉर्मेट में अपने को ए नॉट निकालने आना चाहिए था, ए एन निकालने आना चाहिए था और बी एन निकालने आना चाहिए था। बाकी कहानी कुछ भी नहीं है इसमें, बाकी सारा वैल्यू यहाँ पर ला करके पुट करके रख देनी होती है। अब देखिए, ए एन निकालेंगे, ए एन निकालेंगे, बी एन निकालेंगे, ए नॉट निकालेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन यहाँ पे देखिए, फंक्शन एक ये अलग है, फंक्शन एक ये अलग है, तो दोनों फंक्शन को हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा, लेकिन इसको दोनों को निकाल करके एक साथ ऐड कर देंगे, क्योंकि पूरा फंक्शन तो एक ही है ना, पूरा फंक्शन यहाँ पे एक ही है, भले ये दो पार्ट में डिवाइड करके वैल्यू आ रही है, क्योंकि लिमिट की वजह से दोनों चीज़ें डिवाइड हो रखी है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ निकालने के लिए यहाँ पे ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ पे ए नॉट और यहाँ पे बी एन और यहाँ पे निकालेंगे ए एन। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे, क्या निकालेंगे, यहाँ पे ए एन निकालते हैं। अब ए एन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था सिंपल कि ये फार्मूला अपने पास होती है 1/पाई। अब 1/पाई ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट दे रखी है अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे पाई के टर्म में दे रखी है, पाई के टर्म में दे रखी है, तो अपने को पाई वाला ही फार्मूला लगानी है। तो पाई वाला टर्म में हम लोग पाई वाला की फार्मूला लगाएंगे, तो 1/पाई और इंटीग्रेशन यहाँ पे लिमिट जो दे रखी है वो लिमिट लेंगे -पाई से लेकर के 0 तक थी। और फंक्शन देखिए, जब लिमिट हम कहाँ से कहाँ यूज़ कर रहे हैं, -पाई से लेकर के जब 0 तक का लिमिट हम यूज़ कर रहे हैं, तो इस टाइम पे अपने को पर्टिकुलर इस टाइम पे आप देखोगे तो फंक्शन कौन सी वैल्यू है, माइनस की के है, तो माइनस की के वाला हम टर्म के यहाँ पे लिखेंगे, तो माइनस की के वाला टर्म यहाँ पे मैंने लिख दिया। और इसका डिफरेंशिएशन करनी होती है विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स और फिर वापस से इंटीग्रेशन करनी होती है, तो मैं इंटीग्रेशन करूँगा। ये मैंने पहले वाला किया। सिमिलरली आप दूसरे वाला के लिए भी लिखोगे तो 1/पाई हो जाएगा, और ये जब लिमिट लगाओगे 0 to लेकर के पाई तक का कहानी लगाओगे, तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, पॉजिटिव में के दे रखी है, मैंने पॉजिटिव में लिख दिया। और दोनों ये पूरा मिलकर के पूरा टोटली जो है हमारे पास ये एक ही तो फंक्शन थी ना, जिसको यहाँ पे दो तरीका से दे रखे गए थे, एक डिस्क्रिट में ये, दूसरे डिस्क्रिट में ये। तो मैंने क्या बोला कि दोनों को प्लस करना होता है, देखिए यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया है। अब प्लस तो कर दिया, ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया, बिल्कुल सही बात है। बाकी इसके आगे कुछ भी नहीं करना, अपने को इंटीग्रेशन आना चाहता है, बाकी इंटीग्रेशन आता है तो इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से कर जाओगे। अब इंटीग्रेशन करोगे, देखिए 1/पाई यहाँ भी है, 1/पाई यहाँ भी है, तो 1/पाई यहाँ पे, 1/पाई यहाँ पे, दोनों से मैं 1/पाई को यहाँ पे कॉमन निकाल लेता हूँ, और माइनस के का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स एज ए कॉन्स्टेंट की तरह होगा, तो कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन माइनस का के एक्स, और लिमिट अपने को 0 -पाई से लेकर के 0 तक लगा दूंगा, बीच में प्लस थी यहाँ पे प्लस लगा दूंगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, के इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स एज ए कॉन्स्टेंट करेंगे, तो के एक्स हो जाएगी, जो लिमिट है यहाँ पे 0 to पाई रख देंगे। बाकी आपको लिमिट रखने आता होगा, लिमिट आप अच्छे से रखोगे तो ये जो पूरा टोटल वैल्यू निकल के आएगी वो इक्वल टू का 0 निकल के आ जाएगी। तो ये मैंने एक ए नॉट की वैल्यू निकाली है जो कि 0 निकल के आ गया। सिमिलर काइंड में आप निकालना चाहोगे, यहाँ पे सिमिलर काइंड में आप निकालना चाहोगे तो इसी तरीके से आप निकालोगे, किसके लिए, यहाँ पे ए नॉट के लिए निकालोगे। तो ए नॉट के लिए मैंने यहाँ पे टोटली जो है यहाँ पे मेरे को इंटीग्रेशन आती है अच्छे से, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेशन करूँगा, इसका इंटीग्रेशन करूँगा, और यहाँ पे 1/पाई मैंने दोनों से इस बार कॉमन लिया, चूँकि मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन करा तो मेरे को पता चला ना कि दोनों में 1/पाई टर्म सेम होती है, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे ये मैंने कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन -पाई से लेकर पाई तक करनी है, और यहाँ पे देखिए ए एन के टर्म निकाल रहा हो, तो ए एन में अपने को क्या आती है, कॉस की टर्म आती है, तो मैंने यहाँ पे कॉस के टर्म को लिख दिया है, एंड ठीक है वो लिख दिया, और कॉस के टर्म निकलनी है तो यहाँ पे कॉस का टर्म लिख दिया मैंने। और यहाँ पे भी अपने को एक्चुअली में यहाँ पे जो है ना कि थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं मिस्टेक हो रखी है, आप इसको थोड़ा टिक कर लेना। देखिए यहाँ पे जो ए एन की टर्म आती है, ए एन के साथ अपने को कॉस की टर्म आती है, तो यहाँ भी अपने को कॉस के टर्म ही देखने को मिलेंगे, साइन मैंने मिस्टेकली लिख दिया है। और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये अपने पास साइन में निकल के, और इसका कॉस का भी करोगे तो इसका भी साइन में निकल के आएगी, और इस पर लिमिट रखोगे -पाई से लेकर 0 तक, और इसका लिमिट रखोगे 0 से लेकर पाई तक, तो ये वैल्यू अपने को निकल के आ जाएगी, 0 निकल के आ जाएगी। ये मिस्टेक है, आप लोग गौर करिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, ये मिस्टेक हो रखे है। बाकी कैलकुलेशन है आप करोगे तो ए एन की वैल्यू भी 0 निकल के आ जाएगी। अब जैसे ए एन की वैल्यू निकल के आएगी तो लास्टली आपको निकालनी पड़ेगी बी एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब बी एन का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, सेम जो मैंने फॉर्मूला बता रखा था वही फॉर्मूला लगानी है, 1/पाई इंटू माइनस का जो लिमिट यहाँ पे दे रखी है, -पाई से लेकर के 0 तक का लिमिट दे रखी है, उसको यहाँ पे अब देखिए ये बी एन निकालो, तो बी एन में कोफिशिएंट यहाँ पे साइन एक्स आती है, यहाँ पे साइन एक्स कर लेंगे, और इसका इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आना चाहिए था, इंटीग्रेशन करोगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगी, इसका भी निकल के आएगी, 0 निकल के आ जाएगी। सॉरी 0 नहीं निकल के आएगी, एक्चुअल में जो निकल के आएगी वो दो चीज़ें निकल के आएगी, मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ से 1/पाई मैंने कॉमन लिया, माइनस का कि कॉस एक्स, और देखिए माइनस का कॉस के यहाँ पे क्या है, आज एक कांस्टेंट है,
तो कांस्टेंट को मैं करूँगा साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x होगा तो वो नेगेटिव में आती है, तो नेगेटिव टू नेगेटिव मिलकर के यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगी। तो cos यहाँ पे cos nx बटन का n बन जाएगी और लिमिट अपने को -पाई से लेकर के यहाँ पे 0 लगानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव नहीं था, लेकिन यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस में आ जाएगी, तो माइनस के यहाँ पे टर्म आ जाएगा, तो k cos x nx बट्टे का n हो जाएगा और लिमिट अपने को 0 टू लेकर पाई तक लगानी है, लगा लोगे। बाकी अपने को बताया कि cos का जब भी वैल्यू आ रही है, cos nx आ रही है, तो इसके जगह पे क्या रखना पड़ेगा अपने को, माइनस का 1 के पावर में n रखना पड़ेगा, माइनस का 1 के पावर में n रखना पड़ेगा। बाकी इसका सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से अपने पास वैल्यू मिल जाएगी। मैं इसको सारा को डिलीट करके बताता हूँ। देखिए यहाँ से k को बाहर लेके आओगे, यहाँ भी k है तो k को बाहर निकाल के लेके आओगे तो k कर लोगे, और यहाँ से एक है, यहाँ से नेगेटिव है यहाँ पे, और ये नेगेटिव निकालता हूँ, नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये एक यहाँ से एक यहाँ से 2 बन जाएगी, तो यहाँ से 2 बाहर निकल कर आ जाएगी। ठीक ना, अब यहाँ पे 2 जो हो रही है तो 2 और एक k निकल गया, तो 2 k बन गया, और यहाँ पे पाई है और यहाँ पे भी एक n है, यहाँ पे एक है, तो एक पाई और इंटू का n हो जाएगा, और अंदर में जो बच जाएगा 1 माइनस का -1 के पावर n बच जाएगा। तो अगर हम कहेंगे कि अगर n मेरे पास ये नेगेटिव जा रही है पॉजिटिव जा रही है, इस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है यहाँ पास ओड फंक्शन पे या तो इवन फंक्शन पे। ओड फंक्शन रहेगी तो कुछ इस तरीके से ये फंक्शन हमारे पास मिलेगी, फोरियर सीरीज की bn की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एंड जब ये इवन फंक्शन बनेगी तो 0 मिलेगी। अब इसमें आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जब ये इवन फंक्शन बनेगी तो इवन की कहानी करेंगे, और जब ये ओड फंक्शन बनेगी तो ओड की कहानी करेंगे। अब जरा वापस चलेंगे एक बार क्वेश्चन को देखने की तरफ कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया। जरा देखिए क्वेश्चन में आपसे ये जो डिडक्ट करने की जो सीरीज पूछे गए कि इस सीरीज में अपने को क्या करनी है, चीज़ों को डिडक्ट करनी है, मतलब इस फॉर्म में अपने को सीरीज को लेके आनी है। तब आप जो है कि यहाँ पे सोच देखिए ये वाली फंक्शन कौन सी है, ओड फंक्शन है, यहाँ पे क्या है ओड है, यहाँ पे भी क्या है ओड है, यहाँ पे भी क्या है ओड है। तो मतलब ये जो सीरीज चलने जा रही है ये कहीं ना कहीं यहाँ पास ये ओड की तरफ जा रही है। तो मेरे को यहाँ पे जो लेने पड़ेंगे, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको तुरंत से निकाले हैं ये फंक्शन, यहाँ पे इस वाले फंक्शन में आपको ओड वाले के लिए लेने पड़ेगी। तो इस वाले के लिए मेरे को सॉल्यूशन करना पड़ेगा, इस वाले के लिए हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए वो इस फॉर्मेट में नहीं है, अपने को इस फॉर्मेट में पूछी जा रही है। तो हम ओड वाले फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे। तो अब जब ओड वाले फंक्शन को चूज करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो हमारे पास ये फोरियर सीरीज की जो फंक्शन बनेगी वो हमारे पास ओड फंक्शन के टर्म में बनेगी। तो वो क्या बनेगी इसको फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि फोरियर सीरीज में मैंने बताया कि a0 अपन का 2 करनी है एंड प्लस में करनी है समेशन ऑफ आपको आपको यहाँ पे an करनी है, और यहाँ पे जो है कि an के साथ जो है यहाँ पे cos की जो टर्म आती है cos की टर्म लेनी है। तो आपको मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया कि a0 की वैल्यू 0 थी और यहाँ पे an की वैल्यू भी 0 थी, तो ये दोनों टर्म 0 बन जाएंगे। तो आगे जो टर्म बने वो bn के साथ ही वाला केवल टर्म बनेगा। तो टोटली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो टोटली मेरा टर्म जो डिपेंड करेगा वो टोटली मेरा फंक्शन डिपेंड करने लगा bn पे केवल डिपेंड करेगा। तो जो फोरियर सीरीज के यहाँ पे फंक्शन बनेगी वो केवल और केवल bn के डिपेंडेंसी पे बनने वाली रहेगी। तो bn के डिपेंडेंसी बनेगी, तो bn को मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज करा और इसी फंक्शन को यहाँ पे मैंने लिख दिया, और यहाँ पे जो सीक्वेंस बताने की मेरे का तरीका है फॉर्मेट, उस फॉर्मेट पर मैंने इसको लेके आ गया। अब bn का वैल्यू जो आ रखी थी bn का वैल्यू यहाँ पे बाहर रख दिया, जो कॉन्स्टेंट टर्म है मैंने बाहर कर लिया, जो यहाँ पे वेरिएबल टर्म थी उसको मैंने अंदर में रख लिया। अभी n इसके साथ एक n यहाँ पे थी तो इस n को मैंने अंदर लिख दिया, चूँकि यहाँ पे n है तो इसके साथ लिखने में अच्छे लगते हैं, और ये n के साथ इसका कॉम्बिनेशन था तो मैंने इसको अंदर में रख लिया। ये कब की कहानी लिखी, जब ये ओड फंक्शन थी। अब मैं इवन वाला चीज़ों को नेगलेक्ट कर चुका हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे इवन वाली कहानी यहाँ पे नहीं करनी है, इवन वाली की बात यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं की जा रही है, यहाँ पे ओड वाली फंक्शन की है तो हम ओड वाले पे ही बात करेंगे। अब देखिए ओड वाले में भी आपको क्या करनी है। अब ओड में आपको पता है कि ओड वाली नंबर कौन कौन सी थी, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, कुछ ऐसे करके। तो हम जो है यहाँ पे अपने को जो यहाँ पे वैल्यू मिल रही है n की जो वैल्यू में है, ये n के वैल्यू पे हम एक बार 1 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार यहाँ पे 5 रखेंगे, एक बार 7 रखेंगे। ऐसे करके हम चीज़ों को डाइजेस्ट करके आगे तरफ इसको मूव करेंगे। तो जब एक बार मैंने 1 रखा है तो ये साइन n अपक्ष का n की अपन में क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब एक बार 1 रख दिया, अब इसके बाद अगला टर्म कौन सा रखेंगे, 3 रखेंगे। तो जब 3 रखेंगे यहाँ पे 3x अपन का 3 हो जाएगी। जब 5 रखेंगे तो 5x अपन का 5 हो जाएगी। तो ये जो पूरा टर्म है ना, ये पूरा मतलब ये सिंबल है यहाँ समेशन वाली, समेशन को भी हटा के हम पॉजिटिव लगा देंगे। तो ये समेशन की जगह पे मैंने यहाँ पे प्लस ऐड किया, फिर यहाँ पे प्लस किया, फिर यहाँ पे प्लस किया। तो ये यहाँ पर से कुछ इस तरीके से सीरीज बनने लगी है। ये एक्चुअल में जो सीरीज बनी है ओड की सीरीज है, इवन की सीरीज की बात ही नहीं कर रहे हैं, चूँकि इवन यहाँ पे नेगलेक्ट कर चुके हैं। अब देखिए ये जो इवन की एक सीरीज हमारे पास बन गई, तो ये हमारे पास एक्चुअल में जो फोरियर सीरीज की जो एक्सपांसन हम लोग पूछा जाएगा, तो फोरियर सीरीज की हमारे पास ये एक्सपांसन हो गई जो कि गिवन फंक्शन की एक्सपांसन हो जाएगी। लेकिन आपसे एक्सपांसन पूछी जाती है तो केवल और केवल यहाँ पे भी आप लोग आंसर करोगे तो दैट्स अ राइट, नो प्रॉब्लम, यही आपका आंसर बनेगी। लेकिन यहाँ पे जो है कि पर्टिकुलर एक फॉर्मेट में आपको डिजाइन करने बोला गया है इस फोरियर सीरीज को,
तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो फोरियर सीरीज है, ये फंक्शन जो है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये जो फोरियर सीरीज है ये फंक्शन कब की कहानी है, जब ये ओड फंक्शन थी तो के की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जरा मैं वापस में चलूँगा क्वेश्चन को लेकर के। देखिए के की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जब ये एक्स की फंक्शन बनी थी तो ये के की लिमिट क्या थी, -π से लेकर के 0 तक का, ठीक ना, और यहाँ पे थी 0 से लेकर के पाई तक की। तो इसमें से हम फंक्शन की वैल्यू रखना चाहते हैं, इसमें से फंक्शन का वैल्यू हम रखना चाहेंगे, तो फंक्शन का वैल्यू हम रखेंगे। अब देखिए अगर हम पाई इक्वल टू, एक मिनट मैं वापस से आपको इधर लेके चलता हूँ, जरा यहाँ पे देखिए, इसको डिलीट करना पड़ेगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें के की वैल्यू अगर मेरे को पता चल जाएगा कि के की वैल्यू पता चल जाएगा और यहाँ पे अपने को एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, तो हम इसको एक पर्टिकुलर किसी भी शेप में लेके जा सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखोगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे π/2 ले रखी गई है। कैसे ले रखी है अभी थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूँगा। मैं के इक्वल टू 1 लेके गई है और कैसे हम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। देखिए एक्स का वैल्यू अब आपको निकालना है कि एक्स की वैल्यू क्या रखें एंड के की वैल्यू रखनी है कि के की वैल्यू क्या रखें। तो एक्स की वैल्यू और के की वैल्यू अपने को क्या करनी है, ऐसे रखनी है जैसे कि हम चीज़ों को डिडक्ट करके इस पर्टिकुलर जो सीरीज आपसे पूछी जा रही है, जो क्वेश्चन में आपके पास ये गिवन है, क्वेश्चन में जो मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, जो पर्टिकुलर ये क्वेश्चन की सीरीज देगा उस सीरीज में लेके जाने के लिए पर्टिकुलर में एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे और हम यहाँ पे पाई के एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे और के की वैल्यू क्या रखेंगे, जिससे कि पर्टिकुलर उसी शेप में जाकर कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे π/, का जो यहाँ पे जो कि फंक्शन यहाँ पे π/, का 2 रखेंगे। और π/, का 2 ही क्यों रखेंगे ये भी आप लोग पूछ सकते हो। तो π/, का 2 मैंने इसलिए रखे क्योंकि देखिए यहाँ पे फंक्शन जो है ये किस मतलब ये जो फंक्शन है भाई साहब, देखिए ये फंक्शन आपके पास, एक सेकंड, देखिए ये जो फंक्शन है इस वाला फंक्शन को देखिए, इस वाला फंक्शन को देखिए, इसमें इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है जो इसको एक्चुअल में जो इस सीरीज को यहाँ पे जो है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्चुअल में जो इसको जो है कि इसको ये जो हमारे पास जो सीरीज है एक्चुअल में ये कंटिन्यूस नहीं बन पा रही है, मतलब कि डिसकंटिन्यूस ये किस पॉइंट पे है, वो पॉइंट ही मेरे पास इसको डिसकंटिन्यूस आइडेंटिफाई करता है। तो वो जो पॉइंट है वो माइनस का ये π/, का जो 2 है एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू π/, का 2 है, यही एक π/, का 2 की वैल्यू है जो इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूस है। मतलब कि ये जो फंक्शन है ये किस पॉइंट पे पर्टिकुलर डिसकंटिन्यूस है, तो उसी पॉइंट पे वैल्यू को निकालना चाहेंगे। तो ये π/2 पे वैल्यू डिसकंटिन्यूस होती है, तो π/2 का वैल्यू हमने एक्स की वैल्यू π/2 पुट कर लेंगे और के की वैल्यू हम पे 1 पुट कर लेंगे। तो ये फोरियर सीरीज का जो एक्सपांशन हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से इसमें चेंज हो जाएगा। अब जैसे ये इसमें चेंज हो जाएगा तो इसमें क्या करनी है, अपने को निकालनी थी क्या, अपने को इसका वैल्यू निकालनी थी, ये जो इधर वाला दे रखा गया है इसका वैल्यू निकालनी थी। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम पर्टिकुलर तौर पे कि ये π/4 को हम इधर भेज देंगे, तो ये कुछ कहानी ऐसा बनेगी। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रखी है, ये पाई एक्चुअल में ऊपर जाना चाहता और 4 नीचे में आना चाहता, ठीक है, ये कुछ ऐसा जाएगा। तो ये 1 - का 1/3 प्लस 1/5, और यहाँ पे एक्चुअल में अगर अगेन देखें तो यहाँ पे 1 - का 1/7 कर सकते हो, ठीक ना, फिर प्लस कर सकते हो। ये डायरेक्ट चल जो सीरीज बनेगी ये π/4 निकल के आ जाएगी, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखी गई थी कि π/3 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ों को आप लोग रिजॉल्व कर सकते हो और आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत हो सकती है कि पाई की वैल्यू कैसे रखनी है, सॉरी एक्स की वैल्यू और के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा कि आपको फंक्शन को अच्छे तरीके से डिसकंटिन्यूटी चेक करने आना चाहिए था। अब मैं डिसकंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूस तो पढ़ा नहीं रहा हूँ कि आपको चीज़ों को मैं वापस में बता सकता हूँ, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको आती होगी तो बिल्कुल आप चीज़ों को कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे सुझाव रहेगा, जैसे कि मैंने क्वेश्चन को देखा और यहाँ पर टिक कर दिया, ये कैसे कर रहा था। अब आइए ज़रा इसको समझते हैं। देखिए बेसिकली कुछ चीज़ें हैं ना जो कि आपको बाय हार्ट करनी पड़ेगी। बाय हार्ट इन द सेंस कि जैसे मैं बोलूँ कि पर्टिकुलर एक फंक्शन को मैं चूज करता हूँ और पर्टिकुलर एक फंक्शन को एक पर्टिकुलर सीरीज में लेकर के जाना चाहता हूँ, तो वैसे अगर नंबर आप चीज़ों को सॉल्व करोगे तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आएंगे जो कि आपके लिए हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। वही स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब देखिए जरा इसको समझते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा कि इस वाला फंक्शन को मैंने पर्टिकुलर एक शेप में कन्वर्ट करती है, कितना वैल्यू आती है, π/4 निकल के आती है। सेम इसी तरीके से हम एक कोई भी फंक्शन है उस फंक्शन को पर्टिकुलर इस फॉर्मेट में लेके जाना चाहें तो इसका समेशन जो निकल के आती है वो π² निकल के आती है। ये देखिएगा आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले जाती है। यही वैल्यू मेरे को याद थे डायरेक्टली और मैं देख रहा था सीरीज को और यहाँ पे आंसर टिक कर देता। ये काफ़ी एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि अपने को याद होनी चाहिए। देखो एग्जाम में क्या है कि अपने को टाइम कम रहते हैं, क्या रहते हैं, अपने को टाइम कम रहते हैं और अपने को क्वेश्चन अच्छे तरीके से करनी होती है। तो कुछ चीज़ें जो स्टैंडर्ड है ना उसको आप बाय हार्ट कर लो या उसको एज ए रिमेंबर कर लो या उसको इतना प्रैक्टिस कर लो कि चीज़ों को देख करके समझ में आ जाए कि इसका आंसर ये होने वाला है। अगर पूछ लेगा तो मेरे को क्या है कि ये सारा वैल्यू याद थी इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर पुट आउट कर पाता। अब मैं आपको कहूँगा कि जो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने यहाँ पे बना रखे हैं ये बस आपके ट्रिक के लिए बना रखे हैं, आप इसको बाय हार्ट कर लो। एग्जाम में डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो सोचने की दिक्कत नहीं पड़ेगी, बस सही देखनी है और आंसर टिक कर देनी है। जैसे कि ये सीरीज फॉलो करेगा 1/3
का 1 का स्क्वायर प्लस का 1/3 का स्क्वायर प्लस का 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/7 का स्क्वायर करेगा तो पाई स्क्वायर अपन का ये 8 इसका आंसर आता है। ठीक ना। समेशन आप चाहो तो जो मैंने आपको मेथड बताया है इस मेथड से आप जा करके पूरा सॉल्व कर सकते हो बाकायदा, बट मैं पूरा सॉल्व करने के लिए सजेशन नहीं दूंगा। एग्जाम में कम टाइम होते हैं तो बस सीरीज याद रखो और आंसर याद रखो, काम खत्म हो जाती है। बस इतने थे इस क्वेश्चन में। अब देखिए एक सीरीज में ध्यान रखते हुए आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो 1/1 का स्क्वायर है, माइनस है यहाँ पे, देखिए माइनस है यहाँ पे, फिर प्लस है यहाँ पे, माइनस है फिर यहाँ पे प्लस है। तो जब अल्टर चीज़ें चल रही है और नीचे में स्क्वायर हो रही है तो इसका क्या आ रहा है, पाई स्क्वायर अपन का 12 आ रहा है। लेकिन जब ये चीज़ें कंटिन्यूस चल रही है तो यहाँ पे पाई स्क्वायर का 6 आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हो कि कंटिन्यूस चीज़ें चल रही है जो कि ओड फंक्शन चल रही है यहाँ पे, तो ओड फंक्शन से पाई स्क्वायर का अपन का 8 आ रही है। और इसका तो मैंने आपको प्रूफ करा ही दिया। इस तरीके से ये 4 रिजल्ट है। अब हाँ देखिए यहाँ पे 5वां रिजल्ट भी आपके पास कुछ ऐसा है, 1/1 इंटू का 3 पूछे, फिर माइनस कर 1/3 इंटू का 5 करे, फिर प्लस कर 1/5 करे, फिर माइनस कर डायरेक्ट करके चलो तो ये निकल के आता है 1/4 इंटू का पाई माइनस का 2 निकल के आता है। अगर यही सीक्वेंस दे देगा 1-3 इंटू प्लस का दे देगा 1/3 प्लस का 5 दे देगा 1/, देखिए ये प्लस प्लस चल रही चीज़ें तो ये 1/2 एज ऑलवेज निकल के आते हैं। इसको बाई हार्ट कर लेना काफ़ी ज़रूरी है ये सब करना, क्योंकि D2 जो है ना कि एग्जाम में आपके 1-2 क्वेश्चन पूछे रहे, आपको सॉल्व भी नहीं करना, बस सीरीज पता रहेगा, इसका आंसर मेरे को पता रहेगा, बस ऑप्शन देखने और टिक कर देना, काफ़ी जल्दी कर सकते हो विथ इन 10 सेकंड। जो मैंने आपको शुरू में करके दिखा था वही ट्रिक है, बस देखो और आंसर टिक कर दो। इस तरीके से 7 नंबर भी आप देख सकते हो, 1/1 का पावर 4 रहेगा, प्लस 2 का पावर 4 रहेगा, प्लस 1/3 का पावर 4 रहेगा। तो चीज़ें आपके पास पाई के पावर 4/19 आने वाला रहेगी। और ये 1/1 का पावर 4 रहेगा, प्लस 1/3 का पावर 4 रहेगा। मतलब कि यहाँ पे ओड वाली कंसेप्ट चल रही है, ओड के पावर में 1 में पावर 4 लग रही है। तो इसका याद रखो पाई का पावर 6, पाई का पावर 4 का 96 आंसर आती है। ठीक है। इसी तरीके से देख सकते हो कि ये क्वेश्चन 9 नंबर का जो कि आपके PYQ में पूछा भी गया, ये एग्जाम में पूछा गया 9 नंबर वाला, 1/2 प्लस 1/1 इंटू का 3 प्लस 1/3 प्लस 3 इंटू का 5 प्लस करके चीज़ें चल रही है तो ये पाई का 4 होती है, जिसको मैंने डायरेक्टली देख करके आंसर कर सकता हूँ। तो ये जो 9 के 9 जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, इसको मैंने काफ़ी मेहनत से चीज़ों को सिंप्लीफाई करके ये आंसर रिजल्ट निकाला है, जो कि आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे थे। तो देखो इतना मेहनत करने का मतलब नहीं बनता है जब अभी इसको बाई हार्ट नहीं कर पाओगे। 1-2 क्वेश्चन तो यहाँ से आ ही रहे हैं, तो इसको बाई हार्ट कर लेना, काफ़ी चुटकियों में चीज़ों कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो यहाँ पे यूलर्स थ्योरम आती है। अब देखिए यूलर्स थ्योरम मैंने शुरू में बोले थे कि आपको अच्छे से बताऊंगा। अब यूलर्स थ्योरम पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, और यूलर्स थ्योरम पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यूलर्स थ्योरम में एक्चुअल में कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, इसके हेल्प से भी हम फूरियर सीरीज ही निकालते हैं। फूरियर सीरीज का ये एक सिंप्लिसिटेड फॉर्म है जिसने यूलर्स थ्योरम से हम लोग चीज़ों को सिंप्लीफाई करके काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और बेसिकली आप देखोगे तो यूलर्स थ्योरम जो है वो अप्लीकेबल होती है दोनों चीज़ों के लिए, पाई लिमिट के लिए। अब मैंने इसके पहले लिमिट में आपको बता रखे ना भाई, तो लिमिट आपको पता है ना कि लिमिट 2 तरीके की होती है, पाई लिमिट और एक होती है ए लिमिट मतलब बोल तो कांस्टेंट की लिमिट। तो ये दोनों लिमिट में ये काम पड़ती है। अब दोनों लिमिट में जो है ना कि एक छोटा सा डिफरेंट आती है कि ए निकालने के लिए और बी निकालने के लिए, इस दोनों में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है निकालने में, बाकी सारा कहानी सेम होती है। वो कहानी क्या डिफरेंट होती है क्या सेम होती है सारा बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम यूलर्स थ्योरम पे बात करते हैं। तो सिंपली आप लोग इतना समझ लीजिए कि यूलर्स जो थ्योरम होती है वो यूलर्स थ्योरम बेसिकली जो हमारे पास फूरियर सीरीज होती है उसी फूरियर सीरीज को एक्सपांसन में हेल्प करती है। इसका जो एक्सपांसन होती है कुछ इस तरीके से होती है जो कि फूरियर सीरीज की एक्सपांसन होती है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एक्सपांसन में क्या है कि n पाई x अपन का b माइनस का a होती है, और यहाँ पे bn इंटू का n पाई x अपन का b माइनस का 1 होती है। ये बेसिकली दोनों में काम आती है, कांस्टेंट पाई में भी काम आती है, मतलब जिसकी लिमिट पाई में रहेगी उसकी लिमिट, और जिसकी लिमिट कांस्टेंट में रहेगी उसकी लिमिट। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट करेगा जब हम लिमिट कांस्टेंट के रखेंगे। तो आने वाले टाइम पे हम आपको बताएंगे कि कांस्टेंट वाले के लिए, पर्टिकुलर मैं बात करूँ यहाँ पे कांस्टेंट वालों के लिए मैं क्या लिमिट चेंज कर सकते हैं, ये आने वाला टाइम पे हम आपसे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये जो यहाँ पे सीरीज बनी हुई है पाई के लिए बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पाई लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए पाई लगा हुआ है, तो ये पर्टिकुलर ये पाई के लिए है। आने वाला टाइम पे हम यहाँ पे कांस्टेंट के लिए भी बात करने वाले रहेंगे। ठीक है, तो दोनों कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाने वाला रहेगा, तो घबराइए मत, बस देखते चले जाइए। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे ये ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो ए जो है यहाँ पे लोअर लिमिट को शो करता है और बी जो यहाँ पे अपर लिमिट को शो करता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ए एन भी लिखा हुआ है, एक यहाँ पे ए नॉट लिखा हुआ है और एक यहाँ पे बी एन लिखा हुआ है। तो ए एन और यहाँ पे बी एन और ए नॉट कैसे निकालेंगे, तो इसके फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक ना, इसके फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख दिया हूँ, आप देख सकते हो कि ए निकालने का तो 2 अपन का बी माइनस का ए इंटू लिमिट लगानी है इंटीग्रेशन करने के लिए ए से लेकर के बी तक की, और जो भी फंक्शन है उसको लगाएंगे। तो ये ए नॉट निकालने का फॉर्मूला होगा, ये ए निकालने का फॉर्मूला होगा 2 अपन का बी माइनस का ए इंटीग्रेशन लिमिट लगाना है ए से लेकर के बी तक का फंक्शन एफ एक्स इंटू का आपको करना है यहाँ पे
कॉस 2n पाई x अपॉन का b माइनस का a करना है, ठीक है। और सिमिलरली आपको बी एन इसी तरीके से निकालनी है, बस आपको कुछ नहीं करनी है, यहाँ पे जो कॉस लगी हुई है यहाँ पे आपको साइन लगा देनी है, ठीक ना। बाकी कहानी सेम है। तो ए एन और ए नॉट के साथ साथ बी एन निकालने आना चाहिए था। ये तीनों चीज़ें अगर आपको निकालने आती है तो बाकी निकाल कर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो है कि फोरियर सीरीज निकल के आ जाएगी डायरेक्टली हमारे पास इलोस फॉर्मूला के थ्रू। अब देखिए ये मैंने आपको तो बता दिया मौखिक तौर पर, आइए इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं, समझते हैं कि कैसे चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन ले रखा है। एक्चुअली में यहाँ पे देखोगे तो ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ये फुल रेंज सीरीज की क्वेश्चन मिलेगी। देखिए यहाँ पे सॉरी हाफ रेंज सीरीज की क्वेश्चन मिलेगी, जो कि यहाँ पे बताया गया कि फाइंड द हाफ रेंज सीरीज ऑफ द कोसाइन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू का, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है इन द इंटरवल ऑफ द 0 टू लेकर के पाई तक के। अब जैसे मैंने आपको बोला 0 टू लेकर के पाई तक की जब भी कहानी बनती है तो ये हाफ रेंज सीरीज की ही बनती है। तो हाफ रेंज सीरीज यहाँ पर लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हाफ रेंज हो या फुल रेंज सीरीज हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस सीरीज है उसकी लिमिट पता है, बाकी कहानी ख़त्म है। अब कैसे करेंगे आइए जरा इसको समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि मेरे को फंक्शन पता है, इस फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन से हम लिमिट पता कर लेंगे। मतलब लिमिट तो ऑलरेडी यहाँ पे दे ही रखे हैं, तो फंक्शन से लिमिट और फंक्शन दोनों चीज़ पता है। तो बाकी हमको एक फोरियर सीरीज में एन बी एन और ए नॉट निकालनी है, बाकी वैल्यू रख देनी है, आंसर निकल के आ जाएगा। तो लिमिट अपने को पता है 0 टू लेकर के पाई तक की है, तो ये जो 0 यहाँ पर लोअर लिमिट है ये लोअर लिमिट ए हो जाएगी, और जो ये पाई जो है हमारे पास अपर लिमिट है ये बी हो जाएगी। तो बी माइनस का ए यहाँ पर लिख लेते हैं डायरेक्टली, तो पाई माइनस का 0 इक्वल टू का कितना निकल के आ जाएगा पाई। तो पाई जो निकल के आएगा तो अब हम ए नॉट निकालेंगे, ठीक है। ए नॉट निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला जो दे रखा है इसका हम लोग यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे ए एन निकालेंगे। अब ए एन निकालने मैंने चला तो यहाँ पे देखिए ए एन जब निकालिएगा आप लोग सॉरी ए नॉट मतलब ए जीरो, तो इसका जो फार्मूला बताया था ये फार्मूला मैंने रखा सिंपल से। अब इसमें मैंने क्या बोला था आपको फार्मूला में कि मैंने क्या बोला था कि 2 अपन का ए माइनस सॉरी बी माइनस का ए हम लोग करते थे, तो बी माइनस ए का वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाले जो कि पाई आ रखा था। यहाँ पर डायरेक्टली मैं 2 अपन का पाई कर सकता हूँ, तो यहाँ पर 2 अपन का पाई मैंने कर दिया। अब इंटीग्रेशन करनी है तो इंटीग्रेशन में आपको क्या करनी है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स की आपको इंटीग्रेशन करनी होती है, लिमिट लगानी है ए टू लेकर के बी तक की। तो ए लिमिट हमारे पास 0 दे रखी है और बी लिमिट अपने को पाई दे रखी है, तो 0 टू लेकर के पाई तक मैंने लिमिट लगा रखी है। फंक्शन जो दे रखते हो फंक्शन का इंटू का डीएक्स करा, और इसका सिंपल आपको इंटीग्रेशन करने आता है। इंटीग्रेशन करिएगा तो ये जो है बस ए नॉट की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, एक्चुअल में जो निकलेगी ये ए नॉट की वैल्यू निकल के आएगी, ए नॉट की वैल्यू निकल के आ जाएगी पाई स्क्वायर अपन का 3 निकल के जाएगा। अब मैं पूरा लिमिट में आपको कंसेप्ट समझाना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लिमिट के क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली में फोरियर सीरीज के क्वेश्चन है, तो फोरियर सीरीज के मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ आपको। और यहाँ पे ए नॉट आपको लिमिट निकालने के लिए आना चाहिए था, तो ये निकाल सकते हो। आपको बेसिकली इंटीग्रेशन पे डिपेंड करने लगती है, और इंटीग्रेशन आपका अच्छा है तो बिल्कुल आप कर सकते हो। तो ए नॉट की वैल्यू मैंने निकाला। सिमिलरली आपको ए एन की वैल्यू निकालनी है, तो फार्मूला जो वही था जो मैंने आपको बताया है कि 2 अपन का बी माइनस का ए, वहीं मैंने वैल्यू रखा तो ये वैल्यू मिले। इंटीग्रेशन करा मैंने, यहाँ पे कॉस्ट लगानी होती है, बाकी सब आपको समझ रहे हो। यहाँ पे करनी तो इसका सोल्यूशन करोगे तो आपका ये जो वैल्यू है ए एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो माइनस का 2, और यहाँ पे देख सकते हो कि -1 के पावर n प्लस 1 अपन का n का स्क्वायर निकल के आ जाए। अब ये कैसे चीज़ें चेंज हो रही है यहाँ पे आप जो है कि बेसिकली आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ तो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा कम ध्यान देता हूँ, बस आपको चीज़ों को कवर करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे कैलकुलेशन देख सकते हो। तो ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो ये यहाँ पास ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी जो कि ए एन की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली में आपको बी एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन बी एन की वैल्यू मैं नहीं निकाल रहा हूँ। क्यों? देखिए यहाँ पे अगर मैं चाहता तो बी एन की वैल्यू निकालूंगा। आप कुछ लोग सोचेंगे सर बी एन की वैल्यू क्यों नहीं निकाले आप, तो मैं आपको बता दूँ बाबू, बेसिकली आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे गए थे ये क्या कि हाफ रेंज सीरीज निकालनी है ऑफ द कोसाइन। यहाँ पे देखिए कोसाइन के फॉर्म में पूछे गए, मतलब कि जो केवल और केवल कॉस की जो टर्म आ रही है ना उसको आपको एक्सप्लेन करनी है कि उसका सीरीज बतानी है कि कॉस की जो सीरीज आ रही है वो कौन सी सीरीज बनेगी। तो साइन की यहाँ पे तो सीरीज आ नहीं रही है, साइन की सीरीज आ नहीं रही है, मतलब वो कह रहा है कि साइन की सीरीज आप मत बताइए मेरे को, केवल और केवल कॉस का बताइए। तो कॉस की सीरीज बताने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, ए नॉट चाहिए और मेरे को ए एन चाहिए, और बी एन के लिए मेरे को यहाँ पे साइन की टर्म चाहिए। तो साइन की टर्म तो जो पूछा ही नहीं है, तो क्यों हम बी एन निकालेंगे, बी एन नहीं निकालेंगे। तो बी एन यहाँ पे नहीं निकालेंगे, तो बी एन नहीं निकालेंगे तो बाकी जो फंक्शन है पुट द वैल्यू एंड गिवन द सीरीज, मतलब जो गिवन सीरीज है उसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू है और यहाँ पे ए एन की वैल्यू है, यहाँ पे बी एन की वैल्यू पूछा ही नहीं गया, तो ये वाला टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी इतना इसके टर्म से जो भी यहाँ पास लिमिट निकल के आएगी फंक्शन जो बनेगी वही यहाँ पास फोरियर सीरीज हो जाएगा भाई। वो तो सिंपल है, हम फोरियर सीरीज यहाँ से निकाल सकते हैं। तो फंक्शन हमारे पास जो गिवन थी पाई माइनस का एक्स अपन का एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू जो पाई स्क्वायर अपन का 3 आ रखी थी, उसमें अपन का 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो पाई स्क्वायर अपन का 6 बन जाएगी। यहाँ पे दोस्तों तो पाई अपन का 6
6 बन जाएगी। बाकी ये हमने वैल्यू इसका निकाल के रखा था, जो वैल्यू आया उसको रख दिया। तो यहाँ पे जो सीरीज निकल के आएगी ये वाला सीरीज निकल के आएगी, जो कि फोरियर सीरीज हमारे पास निकल के आ जाएगी इस फंक्शन की। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम चाहें तो फोरियर सीरीज में कॉस और साइन के टर्म में लिखना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यही आपके पास ये आंसर निकल के आ जाते हैं। तो ये थी क्वेश्चन एक जो मैंने आपको कराए हैं यहाँ पे हाफ रेंज सीरीज के क्वेश्चन, जो कि फंक्शन को कैसे चेंज करनी होती है फोरियर सीरीज में, ये मैंने बताया बाय द हेल्प ऑफ द यूलर्स थ्योरम। ठीक है, अब देखिए मैंने एक चीज़ बताया, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि आपको कांस्टेंट वाले के लिए बताते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि कांस्टेंट वाला के लिए भी हम बताएंगे थोड़ी देर में, तो कांस्टेंट वाला चीज़ों के लिए बताते हैं आपको। देखिए कांस्टेंट वाला में आपको सिंपल क्या करना है, कांस्टेंट के लिए आपको कहेंगे जो फंक्शन यहाँ पे दे रखी है, फंक्शन क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू का 2x माइनस का एक्स स्क्वायर दे रखी है, लिमिट अपने को दे रखी है 0 टू लेकर के 3 दे रखी है। अब जैसे ही लिमिट आपको पता चला तो एफ एक्स आपको पता चला, लिमिट आपको पता चला, तो लिमिट के लिए हम b माइनस का a निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 3। अब आपको a नॉट निकालनी है, तो a नॉट के लिए मैंने क्या बोला था फॉर्मूला कि 2 अपॉन काम करेंगे b माइनस का a करेंगे। तो देखिए 2 तो 2 रहेगा और b माइनस का a मैंने यहाँ पे निकालेंगे 3 आ जाएगा, तो इसको 3 रख देंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, लिमिट लगा देंगे 0 टू लेकर के 3 तक का जो भी फंक्शन है उसको इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन सिंपल आप करके देखना 0 निकल के आ जाएगी। तो an की वैल्यू आपने निकाल लिया, 0 निकाल लिया, कन्फर्म। अब an की वैल्यू निकालते हैं, an की वैल्यू निकालोगे तो सेम उसी तरीके 2 अपन का 3 हो जाएगा, लिमिट 0 टू लेकर के 3 हो जाएगी। बाकी जो फंक्शन थी और ये an के साथ हमारे पास ये आती है कॉस की, तो कॉस लिख देंगे। और कॉस में हमारे पास लिखनी है क्या, कॉस में मैंने आपको बताया था कि 2, अब देखिए चीज़ें यहीं पे चेंज होती है। देखिए मैं पूरा क्लीन करता हूँ, आपको वापस समझाता हूँ। देखिए इसके पहले मैंने जो फार्मूला लिखे थे, जो यूलर्स थ्योरम को मैंने फार्मूला बेसिकली यहाँ पे लिख रखा था, किधर गया, मैं इसको एक बार क्लियर करना चाहूँगा आपको। देखिए जो फंक्शन यहाँ पे लिख रखा था ना, इस फंक्शन में आपको क्या थी, यहाँ पे n थी, n जब थी जब हमारे पास ये पाई के टर्म में थी। अब जैसे ही ये पाई के टर्म हटेंगे, कांस्टेंट के टर्म आएंगे, तो इसके जगह पे आपको केवल 2 लिख देनी है, बाकी सारा चीज़ आपके पास सेम रहने वाली है। अब यही कहानी मैंने यहाँ पे करे हैं। देखिए मैं यहाँ पे किधर गया, मैं वापस से आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 2 लिख दिए, जो वहाँ पर मैं लिख रहा था ना पाई, वहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ये, ठीक है। तो 2 से बस मैंने मल्टीप्लाई किया तो एक फंक्शन जो बन जाएगी है, ये n निकालने की जो फंक्शन बनती है ये 2 पाई x अपन का 3 निकल के आ जाएगी, ठीक है। और ये 2 मैंने क्यों किया, जब ये कांस्टेंट की लिमिट रहेगी तब, खास तौर पे ध्यान रखिए जब कांस्टेंट की लिमिट आएगी तो फिर ये फॉर्मूला आपके पास निकल जाएगी n निकालने की। अब इसको जो सोल्यूशन करोगे तो ये निकल के आ जाएगी -9 अपन का n स्क्वायर पाई स्क्वायर निकल के आ जाएगी। सिमिलरली आप करोगे इसके में भी, तो देखिए ये फंक्शन कॉस थी यहाँ पे, अब साइन रहेगी, बाकी ये जो 2 थी इसी तरीके से यहाँ पे 2 रहेगा, बस तक यहाँ पे साइन हो जाती है, यहाँ पे कॉस हो जाती है। जब n निकालते हैं तो कॉस आती है, जब bn निकालते हैं तो यहाँ पे साइन निकल के आती है। और इसका सिंपल सोल्यूशन करोगे तो ये 3 अपन का n पाई निकल के आएगा। तो 3 अपन का जो n पाई निकल के आ गई और ये वैल्यू निकल, तो n निकालिए, a नॉट निकालिए, bn निकालिए, तीनों का वैल्यू हम यहाँ पे सीरीज में निकाल कर रख सकते हैं। तो जो एफ एक्स की जो सीरीज बनेगी, ये पर्टिकुलर हमारे पास ये सीरीज बन जाएगी। इस सीरीज को आपको बाई हार्ट करना ही चाहिए था, क्योंकि आपको एग्जाम देनी है तो आपको पता होना चाहिए था ये सीरीज क्या है। तो ये सीरीज को आप लोग याद रखना, ये फूरियर सीरीज की एक फॉर्मेट होती है जिसमें हमको वैल्यू रखनी होती है। तो ए नॉट की वैल्यू यहाँ से रख देंगे हम लोग, ठीक ना, और यहाँ पे एन की वैल्यू रख देंगे और बी एन की वैल्यू रख देंगे। तो तीनों वैल्यू मैंने निकाले हैं, कहाँ पे निकाले हैं भाई साहब, तो ये तीनों वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाले हैं, इस तीनों वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रख देनी है। अब जैसे ही रखो तो ये हमारे पास ये जो फॉर्मेट है पूरा निकल के आ जाएगा, जो कि हमारे पास ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम चीज़ों को ना फाइंड आउट कर सकते हैं फूरियर सीरीज में। तो देखिए मैं बेसिकली आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि थोड़ा देर मैंने पहले आपको कुछ देर क्लियर करा था, तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन कितने टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने आपको क्लियर किया था कि क्वेश्चन कितने टाइप से पूछे जा सकते हैं। मैंने पहले बोला कि फूरियर सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए पूछे जा सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन कराए ना, ये फूरियर सीरीज में कन्वर्ट करने के ही क्वेश्चन थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे कंफर्म समझ लेते हैं कि कैसे कैसे करनी है, पूरा समझ लिया हम लोगों ने और कर लेंगे आसानी से। अगर ये वीडियो को आप अच्छे से देख रहे हो तो आपको बिल्कुल आ जाएगा। एंड दूसरा मैंने बोला कि इसको डिडक्ट फॉर्म में आपको समेशन पूछी जा सकती है। तो जैसे कि मैंने दिखा ना कि 1 माइनस का 1 अपन का 3, फिर ठीक है, फिर प्लस 1 अपन का 5 का जो करके आ रहा था, ये फंक्शन क्या थी, डिडक्ट फॉर्म थी। तो एक्चुअल में डिडक्ट फॉर्म पे भी कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं ये भी मैंने दिखा दिया। अब लास्टली जो आपका क्वेश्चन का टाइप जो बच गया, वो चेक करने का बचेगा कि कौन से फंक्शन डाइवर्जेंट है, कौन से फंक्शन कन्वर्जेंट है। ये चीज़ हम सीख लेंगे, बाकी हमारे पास ऑल टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो आई थिंक ये 1.5 घंटे का वीडियो होगा, 1.5 घंटे में सारा कहानी आप निपट लोगे फूरियर सीरीज के। तो आइए जरा अब इस टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन को आप कर लोगे बेसिकली, यहाँ तक मैंने आपको कंफर्म बता दिए हैं, ये स्टैंडर्ड भी चीज़ें बता दी आपको, ये चीज़ें मैंने फूरियर सीरीज बता दी। अब जरा यहाँ पे समझते हैं हम लोग। इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट फंक्शन की बात करते हैं कि कोई फंक्शन कब कन्वर्जेंट हो सकती है, कब डाइवर्जेंट हो सकती है। तो इट्स अ वेरी सिंपल, इससे सिंपल और कुछ भी नहीं है। देखिए फूरियर सीरीज में आपको 2 चीज़ें ध्यान रखिए। जो फूरियर सीरीज के फंक्शन दे रखे उस फंक्शन को पकड़िए और उस फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक बार। देखिए यहाँ पे एक बार डैश लगे तो एक बार अपने को डिफ्रेंशिएशन करनी है। अगर ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों फंक्शन अगर पीस वाइज कंटिन्यूस होती है
तो जो फंक्शन बनी है वो किसी पर्टिकुलर लिमिट में क्या रहेगी, फोरियर सीरीज विल बी, जो एफ रहेगी विल बी गिवन बाई, जो गिवन इस, ये जो सीरीज हमारे पास ये गिवन मिलेगी, ये सीरीज हमारे पास क्या करेगी, कन्वर्जेंट करेंगे इन ऑन द इंटरवल। आई होप कि आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैंने थोड़ा फास्ट में बता दिया। आइए जरा अच्छे से समझते हैं। जैसे सपोज करिए कि एक्स के पावर के 3 हमारे पास ये कोई फंक्शन है, ये एफ एक्स फंक्शन, इसका मैंने डिफ्रेंशिएशन करा तो एफ डैश ये एक्स निकालूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 3x के पावर का 2 निकल के आ जाएगा। बोलिए 3x के पावर का 2 निकल, तो ये फंक्शन और ये फंक्शन अगर दोनों कंटिन्यूस है तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन जो गिवन है, तो इस फंक्शन का जो हम फोरियर सीरीज निकालेंगे तो उस फोरियर सीरीज से जो इस वाला फॉर्मेट से हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो सीरीज ही हमारे पास क्या रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी। क्लियर हुआ? आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। ठीक ना, अभी क्वेश्चन में करेंगे तो शायद और अच्छे से क्लियर आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये हमारे पास पहला रूल थी। एंड दूसरा रूल क्या है कि अगर फोरियर सीरीज जो है आर नॉट पीस वाइज कंटिन्यूस, मतलब कि फोरियर सीरीज जो है कि फंक्शन मैंने जो मान लिया कि एक्स के पावर का 3 का मैंने फंक्शन माना था, ये एक्स के पावर का जो 3 का फंक्शन है एक्चुअल में ये कंटिन्यूस नहीं रहा, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट करा एक बार, ये भी कंटिन्यूस नहीं है, इसमें से दोनों कंटिन्यूस होना चाहिए तो तभी हम मानेंगे कि फोरियर सीरीज जो है हमारे पास ये कन्वर्जेंट आ रही है। अगर एक हमारे पास कंटिन्यूस नहीं रहती है, दूसरा भी नहीं रहती है, तो फिर वो तो कन्वर्जेंट है ही नहीं, सिंपल बात है। एंड अगर उसमें से एक भी हमारे पास ये कंटिन्यूस नहीं रहती है तो फिर वो कंटिन्यूस बनेगी नहीं, दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए था। तो अगर इसमें से कोई एक भी कंटिन्यूस नहीं रहती है तो हम बोलेंगे कि नॉट पीस वाइज कंटिन्यूस। ठीक है, तो नॉट पीस वाइज कंटिन्यूस रहेगा तो इसका मतलब है कि इन इंटरवल जो लिमिट दे रखी है उसमें वी विल बी कन्वर्जेंट एट द एवरेज। तो उस टाइम पे हम ये कहेंगे कि वो फंक्शन डाइवर्जेंट नहीं है, लेकिन उसको डाइवर्जेंट बनाने के लिए हम इस पॉइंट पे डाइवर्जेंट बना सकते हैं। वो फंक्शन क्या है, तो देखिए ये एफ एक्स जो भी है उसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल, सॉरी प्लस का मतलब राइट हैंड साइड और यहाँ पे नेगेटिव का मतलब होगा लेफ्ट हैंड साइड। तो मतलब उस जो गिवन फंक्शन है उस फंक्शन पे हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, मतलब कि हाफ कर देंगे हम जो फंक्शन है उसका लेफ्ट हैंड निकाल करके राइट हैंड। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्या भाई, तो एक्चुअली में लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड राइट जो है वो लिमिट की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि एफ प्लस का मतलब है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों निकाल करके आधा कर देंगे, तो जो वैल्यू हमारे पास निकल के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फोरियर सीरीज हमारे पास क्या रहेगा, एक्चुअल में ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब कैसे होगा कन्वर्जेंट, आइए जरा क्वेश्चन से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फंक्शन मैंने दे रखे हैं कि 2x माइनस का एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन, ये यहाँ पे लिमिट दे रखी है कि 0 टू लेकर के 3 तक ये हमारे पास फंक्शन की लिमिट दे रखी है। तो इसको हम डिडक्ट करते हैं इन दिस सीरीज में, मतलब कि इसको फंक्शन जो है इस सीरीज को फंक्शन को हम रिड्यूस करके लेकर आते हैं फोरियर सीरीज में पर्टिकुलर, और उस फोरियर सीरीज से हम एक पर्टिकुलर एक डिडक्ट फॉर्म बनाते हैं। और ये डिडक्ट फॉर्म क्या है, जो कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था, इसी डिडक्ट फॉर्म बनाते हैं। ये पूछा जाए कि इस डिडक्ट फॉर्म को हम क्या समझेंगे, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, या दोनों है, या नहीं है कुछ भी इसमें से, तो ये बात आपसे पूछी गई। तो ये स्कूल में देखो तो ये हमारे पास ये कन्वर्जेंट है। कैसे मैंने पता किया, तो मैंने क्या बोला कि इसके लिए आपको जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को पकड़ना होगा, एफ एक्स इक्वल टू मैंने फंक्शन लिख दिया, और यहाँ पे देखो कि ये हमारे पास ये पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन इज एज ऑलवेज वी नो दैट कि वो कंटिन्यूस होती है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलर इस फंक्शन की बात करेंगे तो इस रेंज में जो है यहाँ पे पीस वाइज ये कंटिन्यूस है। सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन करना होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब 2 माइनस का 2x बन गया, ये भी हमारे पास ये पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन हमारे पास ये पीस वाइज कंटिन्यूस होती है। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करिए कि दोनों हमारे पास ये पीस वाइज कंटिन्यूस निकल के आती है। तो ये जो इससे डिडक्ट फॉर्म जो हमारे पास सीरीज बना होगा वो भी पक्का एंड कन्फर्म जो होगा वो हमारे पास ये कन्वर्जेंट होगा। तो इसलिए मैंने निकाला कि जो इससे हमारे पास जो फॉर्म हो जाएंगे एक इक्वेशन जो हमारे पास ये फॉर्म होंगे ये भी हमारे पास क्या रहेंगे, कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, कन्वर्जेंट होगा। तो ये मैंने एग्जांपल दी। एक और एग्जांपल है मेरे पास जिसको मैं आपको लेकर के समझाना चाहूँगा कि एक्चुअली में हम कैसे पता करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो फंक्शन यहाँ पे दे रखी है मैंने यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ये फंक्शन जो फोरियर सीरीज है ये हमारे पास ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, मतलब ये कंटिन्यूस वाली फंक्शन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन में देख सकते हो कि पर्टिकुलर इस वाले फंक्शन पे हमारे पास ये कौन सी फंक्शन है, माइनस की पाई की फंक्शन है। तो माइनस की जो पाई की फंक्शन है यहाँ पे ये भी चेक करेंगे कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे ये एक्चुअल में कॉन्स्टेंट फंक्शन है, और कॉन्स्टेंट फंक्शन है यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सॉरी डिफ्रेंशिएशन करोगे, सॉरी नॉट फॉर इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन करोगे, और इसका डिफ्रेंशिएशन चेक करेंगे वो हमारे पास क्या निकल के आती है। तो पाई हमारे पास ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या निकलेगा, 0 निकल गया, और ये x है तो x का डिफरेंशिएशन करें
कितना निकल के जाएगा, 1 निकल के आएगा। तो 0 और 1 हमारे पास ये क्या है, पूरे एक कांस्टेंट है। तो ये जो पीस वाइज यहाँ पे भी कंटिन्यूस निकल के आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि पीस वाइज कंटिन्यूस की वजह से हम बोल सकते हैं जो फंक्शन हमारे पास f(x) है वो हमारे पास डिडक्ट फॉर्म जो देगा वो भी हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कोई फंक्शन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये पता कर सकते हैं। अगर वो ये कंडीशन को फॉलो नहीं करती है तो समझ लीजिएगा कि वो पीस वाइज कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब वो फंक्शन हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है, वो उस टाइम पे डाइवर्जेंट रही होगी। लेकिन पर्टिकुलर इस वाले क्वेश्चन में ये फंक्शन क्या थी हमारे पास, ये कन्वर्जेंट रही थी। तो ये थे मेरे पास फूरियर सीरीज के पूरा एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैंने आपको पूरा कंप्लीट बताया है कि फूरियर सीरीज किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप के नहीं आ सकते हैं, सारा चीज़ मैंने यहाँ पे कवर करे हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो खास करके आप ध्यान रखो कि इस टाइप के जो भी चीज़ें हैं उसको मैंने डायरेक्टली आपके पास लिख रखे हैं। तो इसको स्टैंडर्ड वाली चीज़ों को आप लोग याद कर लो, रट लो या देख लो एक बार अच्छे से, इस टाइप पे क्वेश्चन बनते हैं तो वो चीज़ें आपके पास क्लियर हो जाती है। अब जैसे कि मैंने शुरू में आपको PYQ भी दिखाए थे, PYQ, तो अब PYQ जाकर के उठा करके देखो, आपसे बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये थी फूरियर सीरीज की पूरा कंप्लीट कहानी। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ सीखने को मिला होगा। मैंने थोड़ा तेज़ी में आपको जरूर इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन किया है, लेकिन हाँ चीज़ों को मैंने देने की कोशिश की है। कम टाइम है आपके पास, कम टाइम में चीज़ों को आपको देने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन को छोड़ने से बेटर है कि हम कुछ जाने तो उसके बारे में 1-2 क्वेश्चन भी कर सके। तो आई होप कि उम्मीद करता हूँ कि इस फूरियर सीरीज के सेशन से आपने फूरियर सीरीज का जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारा चीज़ आप कर लोगे। कोई दिक्कत होगी स्टिल तो नीचे आप कमेंट बॉक्स आपके लिए रेडी है हमेशा, नीचे कमेंट में करिए। जो भी वीडियो आपके पास जैसी भी लगती है उसके बारे में आप नीचे जरूर कमेंट करिए, सो दैट कि मैं इस पर और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकूँ। और भी आपको इस तरीके से वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके मेरे को सजेस्ट करना कि और भी वीडियो इस पर लाइए इस तरीके से क्वेश्चन के लिए, और इस तरीके से पूरा चैप्टर वाइज का मॉड्यूल बताइए मेरे को। अगला कौन सा चैप्टर का आपको मॉड्यूल चाहिए मैथ में, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अभी के लिए इतना ही रखते, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।